पिंक पेन से ठीक है। बहुत कम।
अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी सर, वालेकुम सलाम। पता नहीं क्या मसला है, नेट का इधर भी खराब हो गया। मैं फिर शुक्र है इधर मामू के घर में चल रहा, तो मैं उधर आ गया। हमारे नेट का बहुत मसला चलता है। ये नजर आ रही है? यस सर। जी सर, मैं आपको बनाऊं 1 मिनट। मुझे उसको बना दे। जी, आपको मैंने होस्ट बना दिया सर। ठीक है, आप बताएं कब स्टार्ट करना है, फिर करते हैं। जी सर, 2 मिनट वेट कर लें। जी जी कर ले। डॉक्टर अंबर, मैडम। जी मैडम सर। अंबर, मैडम मैं आपको भी को होस्ट बना रहा हूँ। आप प्लीज आज मीटिंग आप करिएगा साथ सर के, ठीक है? जी सर। मैं अब कर नहीं सकता, सर होस्ट बन गए हैं तो। कैसे करते जी, आप प्लीज दो दो जो भी हैंड रेस करे, दो दो केस आप लोग ले लें, ठीक है? चलें। सर शीशांत सर, एंड पे रिकॉर्डिंग हो रही है तो प्लीज मीटिंग फिर एंड कर दीजिएगा, ठीक है? ठीक है। एंड कर देंगे तो, नहीं तो फिर रिकॉर्ड होते ही रहेगा सर। तो ठीक है सर। वो किधर ओके। ऑप्शन होती है? ये आप ऊपर लिखा हुआ लीव का, लीव का, अच्छा अच्छा ठीक है। लीव का ऑप्शन। जी सर, जी चले। थैंक यू। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज आई? स्टार्ट करें? जी सर। चलो, आज एब्डोमिनल केसेस हैं बॉडी इमेजिंग के। तो आप लोगों का एग्जाम भी करीब आ गया है। बाकी मेरे साथ डॉक्टर मुजम्मिल हैं, शिफा में अभी फेलोशिप कर रहे हैं। डॉक्टर ईशान है, वो भी फेलोशिप कर रहे हैं उसमें, ये आईआर में। डॉक्टर ईशान शौकत खानम से हैं, मुजम्मिल पिम से, हमने साथ तैयारी की थी। तो मैं उनको मोटिवेट कर रहा हूँ कि एक सेशन रखें, जो उनके पास एग्जाम केसेस भी हैं, जो कि लाहौर में और उसमें शो है ना। तो मैं उनको मोटिवेट कर रहा हूँ कि एक मैराथन रखेंगे। तो अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो संडे को, नेक्स्ट संडे को, या जिस दिन वो भी अवेलेबल हो, ऐसा कोई दिन रख के ना मैराथन में सारे केसेस करेंगे। उनके पास ऐसी फिल्में जो कि एग्जाम में लगी हुई हैं, जो लेके गए हुए हैं पहले, एग्जाम से लेके गए हैं। तो उसका ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि जब आपके पास एग्जाम में केसेस लगते हैं तो वो वाली इमेजेस लगती है। तो इंशाल्लाह हम एक दिन निकालेंगे, मैं कह रहा हूँ। तो आप लोग भी मुझे ज़रा उसमें ग्रुप में मैसेज करके बता दें कि इसको हम कैसे करें। तो वो दोनों चूंकि फेलोशिप कर रहे हैं, उनके पास टाइम बहुत कम होता है, तो संडे उनके लिए रीजनेबल रहेगा। लंबा सेशन होगा, 6-7 घंटे का, लेकिन ऐसी इमेजेस होंगी जो आपके वाइवा और टॉक्स में आएंगी। तो देख लें, आप लोग जैसे कहते हैं उस तरह करते हैं, ठीक है? स्टार्ट करें पहला केस। डॉक्टर खतीजा आप ले लें। I'm provided with contrast enhanced CT axial slice at the level CT abdomen at the level of bilateral kidneys. I can appreciate that the contrast is well specifying bilateral kidneys. There is a soft tissue density lesion in the uh,
visualize adjacent to the aorta. हम्म, There is no surrounding stranding. हम्म, Just closely abutting the aorta. The visualized bowel loops appear normal. On the coronal slices, this is the soft tissue dense lesion. Is seen on the left side of the aorta. I'm thinking of this soft tissue mass. मैंने इसकी डेंसिटी ले ली, फ्लूइड डेंसिटी आ रही है, थोड़ा फ्लूइड Okay. की तरफ है। Okay. Subnormal collection है around aorta, लेकिन सर सोर्स नहीं पता चल रहा मुझे अभी। मैं बावल लूप से प्योर नॉर्मल, किडनीज भी ठीक थी। इसमें देखें और सिलेक्शन लग रही है, क्या लग रहा है? अगर मैंने सर फ्लूइड डेंसिटी दे दी तो आपको सर डेंसिटी मैंने निकाल फ्लूइड डेंसिटी है तो सर वेल डिफाइंड एरिया सिस्ट समझ नहीं आ रही कौन सी होगी इस जगह पे। फ्लूइड डेंसिटी किसी तरह की अगर कोई चीज पड़ी हो जिसकी वॉल ना हो तो उसको क्या कहते हैं? सूडोसिस्ट बोलते सर। सूडोसिस्ट की तो वेल इनकैप्सुलेटेड आपको पोस्ट कॉन्ट्रास्ट एनहांसमेंट भी मिलेगी, वॉल भी मिलेगी। इसमें आपको कोई वॉल नहीं मिल रही ना। बस सर ये कलेक्शन लिम्फेंजियोमा होगा सर। और क्या चीज है स्लाइड में? आपने एक फाइंडिंग बता दी तो दूसरी चीजें भी देखे ना, पूरी इमेज आपने देखनी होती। कुछ और मिल रहा है इसमें? जी क्या है? सर नहीं पता चल रहा है। क्या क्या इस इमेज में क्या क्या स्ट्रक्चर्स एनाटॉमी के नजर आ रहे हैं? सर एओटा नजर आ रही है, एओटा के साथ ब्रांच नजर आ रही है, एओर्टा गोनाडल ठीक, गोनाडल वेसल ब्रांच करती हुई नजर आ रही है लैटरली। और एओर्टा ठीक है, रियरली सॉरी एओर्टा ठीक है। एओटा की सर इरेगुलरिटी आ रही है। ये क्या है? और जी सर जी एनेरिज्म एनेरिज्म हाँ, बना वाला aorta। तो आपने जब ये देखना है ना, इमेज आपके पास बहुत इजी लगी है तो इसके भी नंबर होते हैं, ये जो साइड में चीजें आपने देखनी है। ठीक है तो उसमें आपको लिवर नजर आ रहा है, उसको भी देख लें। एक पैथोलॉजी को देख के उस पे ना बैठे, हर चीज आपने देखनी है बड़ी बड़ी। अभी ये तो क्लियर कट इधर है न्यूरिज्म, आपको सेकुलर से आउट पोचिंग नजर आ रही है। तो ये ठीक है इधर एओर्टा का न्यूरिज्म है, मेन पैथोलॉजी यही है। इस ये लेफ्ट पेरायोटिक रीजन में सॉफ्ट टिश्यू डेंसिटी इसमें लगता है ना, क्योंकि जी इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट भी थोड़ा सा हो सकता है, उसकी वजह से इसकी डेंसिटी थोड़ी सी हाई हो सकती है। आल्दो जो टिपिकल लिम्फेंजियोमास होते हैं वो आपको दिखने में भी बिल्कुल सिस्ट से लगेंगे, लेकिन उनकी कोई वॉल नहीं होगी। तो इसलिए अगर कोई ऐसा ही टिपिकल सी चीज हो तो एग्जामिनर आपको हिंट दे देता है। जैसे आपने सॉफ्ट टिश्यू बोला तो एग्जामिनर कुछ नहीं कहेगा क्योंकि ये लग ही सॉफ्ट टिश्यू रहा है, लेकिन वो फिर आपको बता देगा क्योंकि उसने डेंसिटी ली होती है और केस पूरा देखा होता है। तो जब डेंसिटी फ्लूइड की देख ली तो ऐसी चीजें लिम्फेंजियोमा। तो लिम्फेंजियोमा 2018 तक इसको लिम्फेंजियोमा बोलते थे, और आजकल इसको क्या कहते हैं? ने उसमें इसको कहते हैं लिम्फेटिक मालफॉर्मेशंस। ठीक है, ये जो जी सर 2018 में क्लासिफिकेशन आई उसके बाद इसको लिम्फेटिक वो कहते हैं, मालफॉर्मेशंस कहते हैं, लेकिन आपको दोनों चीजों का पता होना चाहिए। फिर ये जो लिम्फेंजियोमास होते हैं, लिम्फेटिक मालफॉर्मेशंस होती हैं, इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया होता है पैथोलॉजिकली। अगर उस सिस्टिक लीजन का डायमीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो वो मैक्रोसिस्टिक में आता है। जैसे सिस्टिक हाइग्रोमास होते हैं, वो बड़े बड़ी सिस्टें होती हैं उनमें। अगर छोटी छोटी सिस्टें लेस देन 1 सेंटीमीटर उनका डायमीटर है तो वो माइक्रोसिस्टिक लिम्फेटिक मालफॉर्मेशन होती है। और तीसरी टाइप जो होती है वो, यानी इसमें छोटी सिस्टें भी हो सकती हैं और बड़ी सिस्टें भी हो सकती हैं। तो ये कभी कभी आपको ना क्लासिफिकेशन और ये चीजें पूछ सकते हैं।
तो जब ऐसा केस लगेगा तो उसमें आगे क्रॉस क्वेश्चनिंग ज्यादा होगी। जब इजी केस लगता है तो उसकी क्रॉस क्वेश्चनिंग ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसमें ये 3 चीजें आप याद कर लें, मैक्रोसिस्टिक टाइप, माइक्रोसिस्टिक टाइप और मिक्स टाइप। सर सिटी शुरू में में ये हेमाटोमा कलेक्शन नहीं हो सकती विद क्या एओर्टिक चीज, डायसेक्शन? हेमाटोमा कलेक्शन विद एओर्टिक डायसेक्शन। क्या कह रही है, मुझे समझ नहीं है क्या क्या। तो ये रिपीट। हेमाटोमा कलेक्शन नहीं हो सकती विद एओर्टिक डायसेक्शन? हेमाटोमा कलेक्शन आप उसको कह सकते हैं, लेकिन उसने डेंसिटी बोल दी ना, फ्लूइड डेंसिटी है वो। जो अगर हेमाटोमा होगा डाइसेक्शन के बाद या यहाँ से कोई लीक होगा तो उसकी डेंसिटी जो होगी वो ज्यादा होगी। ब्लड की डेंसिटी ज्यादा होता है, हाइपर डेंस होता है, इतनी डेंसिटी नहीं होती। दूसरा, फिर उसमें हम एक नॉन कॉन्ट्रास्ट आपको दिखाएंगे, उसके साथ एक आर्टीरियल या वीनस दिखाएंगे और साथ डिलेट दिखाएंगे। तो उसमें फिर ग्रेजुअली कूलिंग ऑफ कॉन्ट्रास्ट आपको दिखाएंगे। तो अगर कोई एक्टिव ब्लीड या इस तरह का हीमाटोमा होगा तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, या उसमें एक्टिव लीक है तो फिर उसमें आपको तीनों फेजेस दिखाएंगे। ठीक है, ये रीजन नहीं थी, ये इंसिडेंटल फाइंडिंग थी एन्यूरिज्म की। सर सीडो एनेरिज्म के साथ एसोसिएशन तो नहीं है इसकी कोई? लिम्फेटिक की नहीं, मैंने कोई पढ़ी नहीं है, अगर आप लोगों को कुछ वो हो जाए तो। ये वैसे ही यानी इंसिडेंटल वो था, फाइंडिंग थी। कभी कभी ये होता है ना, ये एक अच्छा जो एग्जाम में फिल्म लगती है उसमें काफी चीजें आती हैं, इस तरह नहीं होता कि आंट में नहीं लगी हुई है, तो आपने हर चीज को बताना होता है। कोई जैसे ये अपने भावलपुर के जो एचओडी हैं, डॉक्टर मंजूर नाम है, पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं। मंजूर थे, पता नहीं क्या नाम था, अभी मुझे भूल गया लावा में। हाँ हाँ, उनके पास शाहिद मंजूर। शाहिद मंजूर, हाँ। तो उनके पास सीएनएस था, और उसमें उनके पास जो फिल्में थी ना उसमें दो दो पैथोलॉजीज थी। तो यानी एक एराकनॉइड सिस्ट थी पे एमआरआई था, और जीबीएम भी था उसमें। तो आपने दोनों यानी एक पैथोलॉजी को पकड़ के ना, दूसरे को, कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जो एक चीज को पकड़ लेते थे तो दूसरी चीज नहीं देखते थे। तो आपने पूरी फिल्में देखनी है, उनमें बाकी पैथोलॉजीज भी देखनी है, कभी कभी दो पैथोलॉजीज भी लगी होती है साथ। तो उनके पास ऐसी फिल्में थी एग्जामिनर्स के साथ। टिपिकल, अच्छा इसका एक टिपिकल फीचर ये होता है कि ये जो एडजेसेंट स्ट्रक्चर होते हैं उसको डिस्प्लेस नहीं करती, यानी मिनिमल मैस इफेक्ट होता है या नो मैस इफेक्ट होता है ऑन दी एडजेसेंट स्ट्रक्चर। तो ये इसका क्लू होता है कि ये लिम्फेंजियोमा है। ट्रीटमेंट इसके क्या करते हैं कि अगर एसिम्टोमेटिक है तो उसको फॉलो अप कर सकते हैं इमेजिंग से, और अगर सिम्टोमेटिक है तो उसकी सर्जरी या स्क्लीरोजिंग जो एजेंट्स है उनसे करते हैं। और इसकी रिकरेंस बहुत कम होती है, तो अच्छी प्रोग्नोसिस है इसकी। तो ये आपको ट्रीटमेंट में दिखानी चाहिए। ठीक हो गया पहला केस। अच्छा, मैं वो कमेंट्स पढ़ता नहीं हूँ, किसी का क्वेश्चन हो तो कोई ना कंडक्ट जो कर रहा है वो साथ बोल दे। चैट में अगर कोई चीज आ जाए तो कोई बोल दे, ठीक है। सर केस 1 में आईवीसी वो नॉन ऑपेसिफाइड थी, उसकी जो वो थी ना, फेज जो था वो आर्टीरियल फेज था। नेक्स्ट में सर जाए। डॉक्टर मदीहा ने पूछा कि ये पेनिट्रेटिंग अल्सर भी हो सकता है जिसको सूडो एनोरिज्म कहा है। पेनिट्रेटिंग अल्सर भी हो सकता है। दूसरे सेक्शन में उधर पूरा सेक्शन लगा होगा तो उसमें आपको उसमें ज्यादा क्लू जो होगा वो हो जाएगा। इसमें तो खैर एक ही इमेज है, मैंने पूरी इमेजिंग नहीं लगाई है, मुझे याद में नहीं है। मोस्ट लाइकली ये एन्यूरिज्म था। अब एक आउट पाउचिंग थी पूरी सी। डॉक्टर तीजा नेक्स्ट केस भी आपका है। जी सर। इसको लोअर एब्डोमिनल पेन था पेल्विस में, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड और मिड एब्डोमेन। लेफ्ट साइड पे? लेफ्ट और मिड एब्डोमेन, लोअर अम्लाइक यानी अम्लाइकल के नीचे। Okay, I'm provided with ultrasound images, grayscale images of the patient of left side of lower abdomen. I can appreciate that there is a bowel wall thickening in this region, and um, the lumen is obliterated. Could be due to compression, हम्म, or
Well, obstructive, if there's obstructive symptom, this could be a mass lesion or this could be inflammatory हम्म or सराउंडिंग में क्या नजर आ रहा है उसके बाउल के? surrounding में फ्लूइड आ रहा है पेरी बाउल लूप्स के अराउंड से फ्लूइड आ रहा है. ये क्या है ये? एक्रोजेनिक एरिया मैस है. मैस है? मैस इफेक्ट तो नहीं है इसका, अगर मैस होता तो ये इसको दबा देता अंदर की तरफ। तो ये गैस शैडोज है. शेडोइंग है, एकोजेनिक है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे? ऐसी एक केस आपके पास आ गया था। तो सीटी पे कंफर्म करेंगे फाइंडिंग्स. हम्म, ठीक है, मैस को नीचे रखेंगे, इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन को ऊपर रखेंगे, क्योंकि जो थिकनिंग है वो देखिए उस तरह की थिकनिंग नहीं है। ल्यूमन इधर अंदर है, ये ल्यूमन है, ये इसकी बावल की वॉल है। तो ल्यूमन में ल्यूमन कोलैप्स पड़ी है, लेकिन उसके अंदर वो उस तरह से नैरोइंग नहीं हो रही। ठीक है. और जो बावल थिकनिंग है वो भी कोई अगली लुकिंग नहीं है। आप देखें ना, दो सेक्शन दिखाए हुए हैं, दूसरे सेक्शन में भी देखें, काफी स्मूथ सी थिकन सी बॉल है। इधर ये स्मूथ सी थिकन सी बॉल है। ठीक है सर, जो आपने एनहांस किया था वो मार्क किया साइड्स पे वो अभी इसमें देखें तो आपको उसका आइडिया हो जाएगा। सेम पेशेंट है, उसका सीटी करा दिया। जी. I'm provided with CT abdomen axial slice at the level of iliac plates. I can appreciate that there is thickening of the bowel wall with surrounding fat stranding, and there is also surrounding fat stranding. However, there is no obstruction of the lumen. The most likely diagnosis is of inflammatory bowel disease. ठीक है, ये क्या है ये चीज? एयर लॉक्यूल आ रहा है सर, जो मुझे लग रहा था शायद बाबुल लूप का डाइवर्टिकुलम आ रहा है. अब क्या आप टॉप पे रखेंगे? डाइवर्टिकुलाइटिस हो गया है सर. हाँ, एक ही छोटा सा इसमें नजर आ रहा है। कभी कभी आपके पास इस तरह की फिल्म होती है, टिपिकल बड़े बड़े आपको ना मल्टीपल नहीं मिलते, इसमें सिर्फ आपको एक ये मिल रहा है। मे बी ये इसका हिस्सा है कि नहीं है, आई डोंट नो। इधर ये से बाउल थिकंड है और साथ फैट स्ट्रेंडिंग है, तो आउट इसका पाउचिंग है, फैट स्ट्रेंडिंग. हाँ, ये आउट पहुंचेंगे। तो इस पूरे सिनारियो में ये क्या बन गया? डाइवर्टिकुलाइटिस. डाइवर्टिकुलाइटिस। फिर आपसे पूछेंगे कि इसको स्टेजिंग करनी है। स्टेजिंग में आप, स्टेजिंग पता है क्या होती है? डाइवर्टिकुलाइटिस का सर. डाइवर्टिकुलाइटिस है। ये सर दूसरा हिंची सेक्शन है, इसमें डाइवर्टिकुलाई इस सेक्शन में नजर आ रहे हैं, और इसमें मैंने हिंची फैट स्ट्रेंडिंग और क्लासिफिकेशन थोड़ा होती सा है. कौन सी क्लासिफिकेशन हिंची होती है? हिंची क्लासिफिकेशन ऑफ डाइवर्टिकुलाइटिस. उसका आपको याद है तो बता जी दें। जी सर, स्टेज 4 स्टेजेस होती हैं इसकी. हाँ हाँ। जो स्टेज 1 होती है ना, उसमें पेरिकोलिक फैट स्ट्रेंडिंग या इन्फ्लेमेशन होगी. हम्म जो स्टेज 2 है उसमें पैराकोलिक फैट स्ट्रेंडिंग प्लस एब्सेस फॉर्मेशन हो जाएगी. एब्सेस का हम्म साइज ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर भी हो सकता है. इट कैन गो इनटू द मिड एब्डोमेन आल्सो. जो स्टेज 3 होगी उसमें प्यूरिन डिस्चार्ज होगा, जो कि डाइवर्टिकुलर रप्चर हो जाएंगे और उसमें प्यूरिन डिस्चार्ज हो जाएगा. एसाइटिस वगैरह भी उसमें आ जाएगी. और स्टेज 4 जो है उसमें फीकल पेरिटोनाइटिस हो जाएगा, यानी कि उसके बाद रप्चर के बाद फ्लूइड के बाद फीकल मैटर भी बाहर आना शुरू हो जाएगा, तो ज्यादा बुरा हो जाएगा. हम्म। और स्टेज 2 और 3 और 4 में हम इमेजिंग में कोई फर्क कर सकते हैं? सर मेरे ख्याल से स्टेज 3-4 में हम इमेजिंग में एज सच इतना फर्क नहीं कर सकते. हाँ, ये क्लिनिकल होती है। तो ये जो उन्होंने बताई कि जो स्टेज 0 होती है जिसमें डायवर्टिकुलाई होते हैं लेकिन सिर्फ कोलोनिक वॉल की थिकनिंग होती है, ठीक है, ये स्टेज 0 होती है। स्टेज 1A, फिर 1A और 1B, उसमें मेनली ये होता है कि साथ आपको फ्लेगमोन फॉर्मेशन अगर मिल रही है उसमें, ये तो चले फ्लेगमोन तो क्लिनिकल में, अगर पेरिकोलिक सॉफ्ट टिश्यू चेंजेस है तो स्टेज 1A है,
और अगर एब्सेस बन गया और वो एब्सेस उसकी वॉल के साथ है, यानी उस कॉलोन की वॉल के साथ है, तो उसको कहेंगे कि ये 1B हो गया। स्टेज 2 में ये होता है कि जो एब्सेस होता है वो थोड़ा डिस्टेंट होता है, तो डिस्टेंट अगर कहीं आपको एब्सेस बन रहा है और साथ वो 1A की चेंजेस है, तो ये स्टेज 2 है। स्टेज 3 में फिर जो होता है वो ये होता है कि ये जो इन्फेक्शन है इतनी फैल जाती है कि उसकी वजह से बावल रप्चर की वजह से न्यूमोपेरिटोनियम हो सकता है, एसाइटिस होती है और पेरिटोनियल थिकनिंग होती है। ये स्टेज 3 में भी होता है और स्टेज 4 में भी होता है। स्टेज 3 और 4 में क्लिनिकल फर्क होता है कि स्टेज 3 में पुरुलेंट पेरिटोनाइटिस होता है और स्टेज 4 में फीकल पेरिटोनाइटिस होता है। तो मोटी मोटी बातें आपने याद रखनी है, जैसे ये वाली इमेज याद रख लेना तो आपको ये स्टेजिंग जो है इसकी वो समझ आ जाएगी। यानी स्टेज 1 में सिर्फ थिकनिंग होती है 1 में, और 1A में वो 1B में हमने कहा था कि स्टेज 0 में थिकनिंग होती है। स्टेज 1 में सिर्फ लोकलाइज्ड जो 1B को हमने किया था कि लोकलाइज्ड एब्सेस होता है, ठीक है। स्टेज 2 में क्या होता है, लार्ज मिजेंटेरिक एब्सेस होता है जो कि पेल्विस में कहीं भी जा सकता है, रेट्रोपेरिटोनियम या पेल्विस में कहीं भी जा सकता है, बड़ा एब्सेस होता है। स्टेज 3 में क्या होता है, स्टेज 3 में परफोरेशन हो जाती है। जब परफोरेशन होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, एसाइटिस होता है, न्यूमोपेरिटोनियम होता है और पेरिटोनाइटिस होता है। और जब फीकस बाहर आ जाए तो स्टेज 4 होता है। स्टेज 4 और 3 में हम डिफरेंशिएट इमेजिंग में नहीं कर सकते, हमने स्टेज 1 स्टेज 2 को इमेजिंग में और स्टेज 3 को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सही हो गया। और ये कॉम्प्लिकेशन को शो करता है मेनली कि कितना कॉम्प्लिकेशन होगी डायवर्टिकुलाइटिस की वजह से। जैसे ये हमारे पास केस है जिसमें हमें डायवर्टिकुलाई और बावल वॉल थिकनिंग नजर आ रही है सिग्मॉइड कॉलम में, ठीक है। तो ये स्टेज 0 है क्योंकि इसमें सिर्फ थिकनिंग है, कोई एब्सेस नजर नहीं आ रहा। ये हमने देखा, ये अगर आप दूसरे सेक्शन में देखें तो दिस एब्सेस इज कॉन्फाइंड विद द वॉल्स ऑफ द बावल। तो जब बावल के साथ अगर एब्सेस लगी हो और साथ ये सारी फैट स्टैंडिंग है और बावल वाल थिकनिंग है और इसमें डायवर्टिकुलाई भी थे, सारी इमेजिंग में नहीं डाल सका एक में, तो ये कौन सी स्टेज होगी, स्टेज 1B। और ये बावल से एक अलग किस्म की एक एब्सेस पड़ी हुई है, तो ये हो गया स्टेज 2। और अगर हमें इधर फ्री एयर मिल जाती, एसाइटिस मिल जाती और स्टेज पेरिटोनियल 3। थिकनिंग मिल जाती तो क्या स्टेज बनती, स्टेज 3। 3 या 4 और 3 को क्लिनिकली वो नहीं कर सकते, या तो फीकल पेरिटोनाइटिस या पुरुलेंट पेरिटोनाइटिस। ठीक हो गया, याद हो गया तो सबको। 4-3 को सिर्फ क्लिनिकली कर सकते हैं बस। हाँ क्लिनिकली कर सकते हैं, ये देखे ना, इसमें या तो फीकस की वजह से या तो फ्री पेरिटोनियल जो फ्लूइड और कचरा है उसकी वजह से पेरिटोनाइटिस है। तो ये जब सर्जन खोलता है ना तो उसको तब पता चलता है कि अंदर अंदर से कोई फीकल मैटर निकल रहा है या वही पस है जिसकी वजह से पेरिटोनियम में फ्लूइड एसाइटिस और पेरिटोनाइटिस हो गया। ठीक हो गया। सर प्लीज ये बताएं कि अल्ट्रासाउंड की इमेज पे क्या फाइंडिंग थी इस हमारे केस में? अल्ट्रासाउंड में बावल वॉल थिकनिंग थी फोकल, और साथ मेरे ख्याल से ये फैट स्टैंडिंग दिखाना चाह रहे हैं इधर जो एकोजेनिक ओके एरिया। ओके, ठीक हो गया, थैंक यू सर। ठीक हो गया। इसमें आपको डायवर्टिकुलाई मिल भी जाते हैं, मेरे पास अगर आए ना, मेरे एक जूनियर ने केस वो पकड़ा था तो वो मेरे पास पड़ा हुआ है, उसने बावल उसमें ही डायवर्टिकुलाई अल्ट्रासाउंड में पकड़ लिया था, फिर हमने सीटी कराया तो कंफर्म हो गया, बड़ा अच्छा केस है। तो वो मैं वो ग्रुप में लगा लूंगा। तो डायवर्टिकुलाइटिस आप उसमें भी लगा सकते हैं अल्ट्रासाउंड तो में। ये हमारी स्टेज कौन सी थी इस केस की? हमारी स्टेज इसमें एब्सेस तो नहीं बना, तो ये स्टेज 1B 1 ही है। यानी बाउल वाल थिकनिंग और स्टैंडिंग ही है। स्टेज तो 1A स्टेज है। 1 है, स्टेज 1। 1 में तो सिर्फ थिकनिंग है ना, साथ वो स्टैंडिंग फ्लूइड आ जाए तो वो 1A हो सही, जाता है, तो स्टेज स्टेज 1 है ना, स्टेज 2 में एब्सेस वगैरह बन जाएगी। हाँ स्टेज नहीं नहीं, स्टेज 1 में भी 1B में भी एब्सेस बनती है, ये आप देखो ना किधर गया हुआ ये पिछला केस आ गया। स्टेज 1 में भी 1B में भी उसको एब्सेस फिर बनती स्टेज है। 1A ही कह देंगे। हाँ स्टेज 1A होगा, ठीक हो गया। स्टेज 1 की जो एब्सेस होती है ना वो विद इन द बावल वॉल होती है, यानी बावल से रिलेटेड होती है। और स्टेज 2 की होती है वो डिस्टेंट एब्सेस होती है, वो कहीं डीप पेल्विक स्ट्रक्चर में इंट्रा एब्डोमिनल कहीं पड़ी होगी पेल्विस में, या रेट्रोपेरिटोनियम की एब्सेस पड़ी होगी। ठीक हो गया। तो ये इस तरह, ये देखें ये स्टेज 1 नहीं है, इसमें लोकलाइज्ड एब्सेस है ये वाली।
स्टेज 2 में जो होती है वो मेसेंटेरिक एब्सेस होती है। ये बस इमेज याद कर लेना तो आपको मोटा मोटा, वो इस तरह इतना डीप नहीं जाते कि यार आप 1A और 1B में क्या फर्क होगा ये वो मोटा मोटा आपको देखेंगे। आपको स्टेज 1 का पता है, 2 का पता है, 3 का पता है, और ये पता है कि 3-4 में हम इमेजिंग में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो वो आपका फिल्म एक्सेलेंट से पास हो जाएगी। क्योंकि एग्जाम में इतनी मल्टीपल चीजें होती हैं और वो उस सिनारियो में आपको शायद याद भी नहीं रहेगा। इसलिए मोटी मोटी बातें ना, इस लेक्चर्स में से मोटी मोटी बातें याद रखें। आपको उन्होंने तोता नहीं बनाना, उन्होंने ये देखना है कि आप एक ऐसे रेडियोलॉजिस्ट हैं जो सेफ रेडियोलॉजिस्ट हैं। कि आप फंस जाएंगे तो आजकल तो हर बंदे के पास रेडियोपीडिया खोल के पढ़ सकता है, तो वो ये चीज नहीं देखते कि आप मेमोराइज कितना कर सकते हैं। वो ये देखते हैं कि आपको पता है कि इसकी स्टेजिंग होती है, और अगर मैं फंस जाऊंगी तो मैं रेडियोपीडिया उसमें से पढ़ सकती हूँ अगर मेरे पास ये क्लिनिक में केस आता है। तो इसकी मैनेजमेंट अगर पूछते हैं तो उसमें हाई फाइबर डाइट प्रिवेंशन के लिए होती है। अगर वो डिपेंड करता है कौन सी स्टेज है तो उसके लिहाज से करेंगे कि एंटीबायोटिक्स, आईवी फ्लूइड्स, बाउल रेस्ट देंगे। और अगर एब्सेस बन गई है तो उसके लिए फिर हो सकता है कि सर्जरी की तरफ जाना पड़ जाए। और क्लोनोस्कोपी भी एडवाइस करते हैं जो डायबिटिकुलाइटिस या क्रॉनिक सिम्टम्स के पेशेंट होते हैं। ठीक हो गया। ये नेक्स्ट केस 16 केसेस हैं आज, जरा जल्दी जल्दी करेंगे। डॉक्टर जमीना आप ले लें। This is CT scan abdomen axial image, post contrast, IV post contrast image in which I can appreciate there is gross ascites is noted, and liver appears normal, spleen normal, or realized kidney is normal. There is slight abnormal peritoneal peritoneal ओमेंटल बल्कि इसको मैं कहूँगी सही है। कि केकिंग इज ऑल्सो अप्रिशिएटेड। नेक्स्ट बाकी इमेजेस में देखूंगी। इसमें कुछ और आपको नजर आ रहा है? ये ले डिलेड में, डिलेड इमेजिंग में सर थिकनिंग ऑफ द बॉवल लूप है। कौन सी बाउल? सर ये स्मॉल बॉवल है, सेंटर ऑफ द एब्डोमेन में आ रही है, स्टमक है पीछे बल्कि भी ये पीछे इमेज भी देखें और स्टमक। इसको देखें। जी जी जी, स्टमक के अंदर थिकनिंग आ रही है। और तो ये पूरी थ्रू आउट वॉल में आ रही है, तो मैं इसका डिफरेंशियल दूंगी कि ये लिम्फोमा भी हो सकता है और ये एडिनोकार्सिनोमा भी हो सकता है। बट एडिनोकार्सिनोमा ज़्यादा दूंगी क्योंकि एडिनोकार्सिनोमा में एक नैरोइंग होती है और साथ में फैट स्ट्रैंडिंग होती है, जैसे कि एडजेसेंट इसमें आ रही है। और मैं नेक्स्ट पेशेंट की बायोप्सी, एंडोस्कोपिक बायोप्सी के लिए रेफर करूंगी और सारी इमेजेस देखूंगी फॉर द स्टेजिंग के कोई डिस्टेंट मेट्स तो नहीं है। इसके मेट्स लंग्स में जाते हैं, स्टमक के। अगर यही केस है और इसके साथ आप ऊपर देखा आपको ये मिल गया, ठीक है, इस अपीयरेंस को क्या कहते हैं? सॉरी सर, इस अपीयरेंस को क्या कहते हैं स्टमक की? इस अपीयरेंस को स्कायरस मतलब इसको हम कहते हैं लनाइटस प्लास्टिका, नॉन डिस्टेंसिबल होता है ये। हाँ, लेनाइटिस प्लास्टिका है, ठीक है, ये हो गया। लिम्फोमा का आपने बता दिया कि लिम्फोमा टेंड्स टू स्पेयर एन्यूरिज्मल दी डायलिटेशन होती है ल्यूमन। हाँ, हाँ, एन्यूरिज्मल, ल्यूमेन को स्पेयर अब करती इसमें है। आप जी सर। देखें डिलेड में ल्यूमन के अंदर कॉन्ट्रास्ट भी नजर आ रहा है, लेकिन डिस्पाइट ऑफ द कॉन्ट्रास्ट विद इन द ल्यूमन ऑफ द स्टमक इट इज नॉट डिस्टेंडिंग द वॉल्स। दैट मींस कि इसमें सिग्निफिकेंट नैरोइंग है, जो कि ल्यूमन नैरोइंग है, इट इज फेवरिंग द एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द स्टमक। बाकी आपने वो एंडोस्कोपी हो गया, बायोप्सी होगी इसके लिए। फिर वो आपसे स्टेजिंग का पूछेंगे, लिम्फोमा और उसके डिफरेंस आपने बता दिए। ये पाइलोरिक जंक्शन को क्रॉस कौन सा करता है और कौन सा नहीं करता, ये भी पूछते हैं। सर लिम्फोमा जो एडिनोकार्सिनोमा होता है वो क्रॉस नहीं करता, लिम्फोमा क्रॉस कर जाता है। लिम्फोमा क्रॉस कर जाता है, ठीक है। और लिम्फोमा के जी साथ वो आपको हो सकता है कि साथ में
नोडल मैसेज भी मिल सकते हैं। जी फिर सर। आपके पास ऐसा केस आ गया, केस इस तरह का आ गया, तो आपने फिर लिवर को देखना है कि लिवर में कोई मेट्स तो नहीं है। ठीक हो गया। जी सर। एड्रीनल आपके सामने लगे हुए हैं, एड्रीनल्स को देख लें, एड्रीनल में कोई नोड्यूल तो नहीं है। कोई लंग का सेक्शन आ गया, लंग में देख लें, लंग में कोई मेट्स तो नहीं है, बोन्स को गौर से देखना है। ये सारी चीजें, इस तरह का केस नजम के बाद डॉक्टर नजम के पास होता है, वो डायग्नोसिस में नहीं आते, वो इस तरह की फिल्म लगा देंगे, कहेंगे दिस इज एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द स्टमक, मुझे और चीजें बताओ। तो वो उसमें आपसे क्या पूछ रहे होंगे, वो उससे आपसे स्टेजिंग पूछ रहे होंगे, ठीक है, इस लीजन की। जी वो सर। आपसे मेट्स का पूछ रहे होंगे, और रिसेक्टेबल है, नॉन रिसेक्टेबल है, और इसको रेडिएशन के लिए भेजना है या सर्जरी के लिए भेजना है, इस तरह के क्वेश्चन वो करते हैं। तो जो क्रॉनिक है ना यार, जिन्होंने पहले नजम को दिया हुआ है, डॉक्टर नजम साहब को इंटरव्यू दिया हुआ है, ये वाइवा दिया हुआ है, तो उनको पता होगा, वो फिर इस तरह के एग्जामिनर हैं। तो आपने हर एग्जामिनर के लिए अपने आप को रेडी रखना है। तो ये चीजें आपके, यानी ये वो चीजें जो मैं एग्जाम में जाके मुझे पता चली, यानी मैं इतना अनप्रिपेयर्ड था पहले अटेम्प्ट में कि मैं, ये चीजें मेरे, मुझे चेकलिस्ट मेरे जहन में थी नहीं। और ये फिल्म इतनी मुश्किल नहीं होती, ये ऐसी फिल्म थी, पैनक्रियाटिक्स ये था, और उसमें मुझे जल्दी में पता ही नहीं चल रहा था यार, मैं मैथ्स देखने, बोन्स देखनी है। तो आप लोगों को पहले से आपको प्रिपेयर होना चाहिए, आपका होमवर्क होना चाहिए यार, क्योंकि केसेस जो है ना, वो काजमी लिस्ट हो गई, और ये जो पास पेपर्स और आपके पास फलानी लिस्टें होंगी, केसेस यही आएंगे। बस आपके अप्रोच, आपकी वो होगी डायग्नोसिस भी। एग्जामिनर डायग्नोसिस में नहीं इतना इंटरेस्टेड है, मेजोरिटी नहीं इंटरेस्टेड है। मैंने 2 दफा वाइवा दिए हैं, उसके अलावा में भी काफी हमारे उधर शिफा में बहुत ज्यादा होते थे, तो एग्जामिनर से मेरा काफी पाला पड़े। तो ये टेंशन नहीं लेनी कि आप, मैंने डायग्नोसिस डिफरेंशियल्स आप प्रॉपर दे रहे हैं। ये नहीं है कि आप इन्फेक्शन को ट्यूमर बना दें, ट्यूमर को इन्फेक्शन बना दें, तो फिर आपको उड़ा देंगे। लेकिन एग्जैक्ट डायग्नोसिस आपसे नहीं मांगते, अप्रोच मांगते हैं। सेफ रेडियोलॉजिस्ट आपने अपने आप को वो करने, ठीक है। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया। फिर स्टेजिंग का पूछते हैं, स्टेजिंग का आपको आती है इसकी? सर इसकी ऐसी होती है कि अगर ये विद इन द बॉवल वॉल है, म्यूकोजा को, अगर म्यूकोजा और मस्कुलरिस म्यूकोजा तक है तो ये स्टेज 1 है। मस्कुलरिस प्रोप्रिया को कर लिए इसने इन्वॉल्व तो 2, और अगर एडवेंटिशिया को कर लिए तो 3, मतलब सीरोजा या एडवेंटिशिया को, और 4 है अगर वो एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स में चला गया है तो वो 4 हो जाएगी। और लिम्फ नोड्स भी इसमें फिर डिफरेंट होते हैं कि अगर 1 to 2 लिम्फ नोड्स हैं तो N1, 2 to 5 तक हैं तो फिर N2, और उससे ज्यादा है तो फिर N3, और फिर मेटास्टेसिस में हम बाकी ऑर्गन्स देख लेंगे। वेरी गुड। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट ट्यूमर्स हैं ना, सर्वाइकल सी है, एंडोमेट्रियल सी है, इस तरह ये एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द स्टमक, और उसके अलावा ये जो अपना लंग कैंसर या इसोफेजियल सी है, इन जो इम्पोर्टेंट इनमें से यही मेरे जहन में आ रहे हैं। ये पेनक्रियाटिक सी है, इनकी स्टेजिंग आपने याद रखनी है, ठीक है। ये आपसे उसमें टॉक्स में भी कहीं आपसे पूछ सकते हैं, और ये आपको वाइवा में भी आपसे पूछेंगे। तो इसको आपने एग्जाम से 1 2 दिन पहले ना सारी ग्रेडिंग और स्टेजिंग को रिवाइज करके जाना है। तो ये आपको फिर एक्स्ट्रा मार्क्स मार्क्स बुलाते हैं। बड़ा अच्छा अटेम्प्ट किया आपने, वेरी गुड। नेक्स्ट केस, ये जरा मुश्किल सा केस है, जी सर। यानी सटल फाइंडिंग है। राइट इलियक पेन दिस के इज साथ सीटी है। स्कैन। हाँ, ओके सर। This is CT scan abdomen, axial image, and coronal image, in which I can appreciate there is abnormal, um, there is abnormal, मैं इसको कहूँगी abnormal area of hyperdensity is noted just adjacent to the bowel loop, which is having central area of low density and the surrounding area of high density, and rest of the bowel loop. And I can also appreciate a subtle abnormal low intensity, high density lesion within this area. So I will give the diagnosis of ये within the mesentery है ये lesion. I will give the diagnosis of epiploic appendigitis. Next, I will refer the patient for the conservative management, and I will keep the patient on follow-up. और rest मुझे normal लग रहा है, बाकी ये
ब्लैडर भी नॉर्मल है, बॉवल लूप्स भी नॉर्मल है, बोन्स ये एंड बड़ा ऑल द सॉफ्ट टिश्यूज अदर आर नॉर्मल। एग्जाम में मल्टीपल इमेजेस लगी होती हैं तो फिर बताना मुश्किल होता है। इधर 2 इमेजेस थी, अब पता नहीं आपने केस पहले देखा है कि नहीं, ये मेरे अपने केसेस नहीं, नेट के केसेस। तो अगर नहीं देखा तो आपकी बड़ी अच्छी पिक है, लेकिन वहाँ मल्टीपल लगे होते हैं तो फिर आपने ना वैसे एग्जामिनर के देखा उससे, नहीं है मैंने वैसे, लेकिन तो एग्जामिनर के उससे क्लू आपने लेना है। यानी अगर ग्रॉसली देखो ना तो आपको ये बावल ही कोई मैथ्स लगता है, ये कोई मैथ्स तो नहीं दिखा रहा एग्जामिनर, ये बावल ही आपको मैथ्स लगती है। लेकिन ये असल में राइट इलियक फोसा पेन करें तो आपने फिर जाके देखें कोई डायवर्टिकुलाइटिस तो नहीं है, कोई बावल वाल थिकनिंग, टिफिलाइटिस की हिस्ट्री, इस एरिया में जो आप चीजें सोचते हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में। फिर आप इस तरह डायवर्टिकुलाइटिस इधर हो सकता है, हेमंटल इन्फार्क्ट हो सकता है। तो ये जो आपको नजर आ रहा है ट्यूबुलर सा कॉन्ट्रास्ट फील्ड एरिया, ये क्या है? ये सारा अपेंडिक्स है। ये यस ये सर, सारा अपेंडिक्स अपेंडिक्स नॉर्मल है। है। और ये अपेंडिक्स के साथ एक फैट डेंसिटी सी एरिया आ रही है जिसके इर्द गिर्द एकोजेनिक रिम है और साथ थोड़ी सी स्ट्रैंडिंग है। तो ये एपिप्लॉइक एपेंजाइटिस है ऑफ द अपेंडिक्स, और इसको हम कंजर्वेटिवली देखेंगे और ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है। वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट केस। डॉक्टर शजीना। डॉक्टर शहजीना। So ये क्वेश्चन भी डिस्कस कर लें, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन एपिक्लोइक एंड वेटर रिफॉर्म्स ऑफ रेडियोग्राफ। आवाज आपकी क्लियर नहीं है, क्या कह रही है? तो किसी ने पूछा हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन ओमेंटल इन्फार्क्ट एंड एपिक्लोइक एपेंडिजाइटिस। सबसे वो तो ये है कि साइज का एक क्राइटेरिया होता है। किसी को याद है कितना साइज है और क्या क्या डिफरेंसेस हैं? किसी को याद है तो मुझे वो रिवाइज करा दें। सर जो जो ओमेंटल इन्फार्क्ट्स होते हैं, एक तो वो वेज शेप होते हैं, ज़्यादातर एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ होते हैं और पेरिफेरी पे होते हैं। और ये जो होते हैं एपिप्लोइक एपेंडिजाइटिस, ये होते हैं मेजेंट्री में है लेकिन बॉवल लूप के पास होते हैं, और इसके अंदर सेंटर में एक थ्रोम्बोज्ड वेसल हमें मिल रही होती है और उसका एरिया बड़ा होता है, उसमें सराउंडिंग फैट स्ट्रैंडिंग भी होती है, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, इसके अलावा और नहीं याद। हाँ, और जो तो साइज सबसे बड़ी क्राइटेरिया है बात वो ये फ्लो है कि की, 5, 5 अल्ट्रासाउंड ये सेंटीमीटर। जो पार्ट होते हैं ना वो 5 सेंटीमीटर से बड़े होते हैं और ये छोटा होता है। ठीक हो गया। बाकी जो आपने बातें बताई हैं वो भी वेज शेप्ड होता है, बड़ा सा होगा, पेरिफ्री में होगा। ये बावल की जो अपेंडिजेस जो नॉर्मल होती हैं उस जगह होता है, क्योंकि ये ट्विस्टेड होती है वो अपेंडिजेस और उधर इन्फार्क्ट हो जाता है। अब इसे एपिप्लॉइक अपेंडिजाइटिस का। ठीक हो गया, इसको डिफरेंशिएट ऐसे करते हैं। साइज 5 सेंटीमीटर और बाकी आपकी बातें कि वेज शेप पेरिफ्री में बड़ी सी चीज है तो वो मेंटल इन्फार्क्ट है, और अगर छोटी सी चीज एट द साइट ऑफ बावल की जो एपेंजिडी क्या कहते हैं उधर, वो एपिप्लॉइक एपेंजाइटिस है। ठीक हो गया। डॉक्टर मुहावरा आप ले लें। Okay. I'm presented with a spot image of CT pelvis taken at the level of iliac blades, soft tissue window. Here I can appreciate dilated gut loop in the center of the given image, most likely an ideal gut loop, which has a small bowel feces sign within, and the rest of the peri gut loop area appears to be unremarkable. No fat stranding is noted. There is no significant lymphadenopathy, which is appreciated. Rather, no lymphadenopathy is there. The psoas muscle also appears to be unremarkable. So, my based on my findings, my नेक्स्ट मैं नेक्स्ट इमेज भी देख लें फाइंडिंग जी देने से पहले। ओके ठीक है. So I am presented with the corneal image of the previous subsequent case. Here I can appreciate that there are, so यहाँ पे भी I can appreciate that there are multiple outpouchings हैं along with the
ascending colon on the right side of the image, and I can could be diverticular outpouchings हैं. Previously, I was thinking of small bowel feces sign, but there is no small bowel obstruction which can be seen on this image. And uh, in the given image, I cannot appreciate, however, the proper contour of the IVC is not maintained here. Could be a partial volume effect in this image, and I can Partial also volume. appreciate, हाँ जी, partial volume है. And here I can also appreciate that the liver appears to be unremarkable. No ascites here. However, I can appreciate a hypodense, marginated ovoid lesion, which is सारी पैथोलॉजी इधर है pelvis की मैडम। Mhm. जब ऐसी चीज होगी एग्जामिनर आपको आगे से गाइड ठीक है करेगा। सर, ठीक है. So I can appreciate that there अब appears to be, sir, fat density around the gut loop है, pelvic lipomatosis तो नहीं है इसमें. ठीक है, fat yes, density around the gut loop है, and could be excess. जी जी, my provisional diagnosis would be pelvic lipomatosis. Here I would like to see the other images also to see its effect on the bladder, urinary bladder also. And next it's यूरिनरी ब्लैडर को क्या हो जाता है? सर वो टीयर ड्रॉप अपीयरेंस देगा ना, बिल्कुल ही वो कंप्रेस हो जाएगा सुपीरियरली, हाँ हाँ, और इट विल गिव अ टीयर ड्रॉप अपीयरेंस देगा यूरिनरी ब्लैडर उस तरह से. सो बस यही है सर. अब इसमें नेक्स्ट जो है, इफ इट इज कॉजिंग एनी सिम्टम टू द पेशेंट, सो आई विल रेफर हिम और हर टू द गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट. अदरवाइज जो है ये इसमें और तो कुछ खास नहीं करना. सही है। इटियोलॉजी क्या होती है? इटियोलॉजी मुझे नहीं पता, कॉज क्या होती है? किसी को पता है तो बता दें। सर मेरे ख्याल से कुछ मैं पढ़ लूंगी, मुझे भी नहीं पता है. आई विल रीड इट, मुझे नहीं पता. कोई शेयर कर ले या बाद में कोई पढ़ के बता दे कि इसकी इटियोलॉजी क्या होती है, ठीक है? ओके सर. तो ये यानी जो टिपिकल आंट में नहीं मिल लगता है ना, वो आपको हो सकता है ना लगे, तो आपके पास हो सकता है कि उसमें टोक्स में एक ही इमेज लगे। तो ठीक है सर. उसमें आप देखें कि साइड वाला अगर फैट एक्सेसिव फैट है तो मोस्ट लाइकली ये पेल्विक लाइपोमाटोसिस है। ओके तो सर. अगर इस इमेज में देखें, इसमें ये एक ही क्लू है कि इसमें जो फैट है ना वो नॉर्मल पेल्विस से कुछ ज्यादा एक्सेसिव लग रहा है। मैस ठीक है इफेक्ट उसने सर. इतना सिग्निफिकेंट दिखाया नहीं है, टीयर ड्रॉप जी. दिखाया नहीं है। तो आप ये चीज भी उसमें मेंशन कर लें। आपको अगर कुछ और लग रहा है, ये साइन लग रहा है, ये भी आप लिख लें, क्योंकि उस वक्त आपके पास टाइम बहुत कम होता है। जी लेकिन सर. आपने ये चीज भी देखनी है कि जब आपके पास ये पेल्विस की लगी है तो इसमें आप देख ले कोई डायवर्टिकुलाइटिस तो नहीं दिखा रहा, ठीक है सर. कोई मेंटल इन्फार्क्ट एपिप्लॉय एपेंजाइटिस तो नहीं दिखा रहा। इस जगह भी होते हैं। ये डॉक्टर राशिद नजीर के पास ना एक केस पड़ा हुआ है एपिप्लॉय एपेंजाइटिस का, उसमें इधर सिग्मोइड कॉलोन है ना, इस जगह पड़ी हुई है ये एपिप्लॉय एपेंजाइटिस। जीआईटी का उनके पास केस है। तो ये चीजें आप बस, रेडियोलॉजी में ये होता है कि लोकेशन के लिहाज से ना आप उसको नैरो डाउन करें। जैसे अभी पहले लेफ्ट इलियक राइट इलियक फोसा पेन में मैंने आप लोगों को बताया था, मोमेंटल इन्फार्क्ट एपिप्लॉइक एपेंडाइटिस, ये डायवर्टिकुलाइटिस, टिफिलाइटिस, टीबी, इस जगह यही चीजें होंगी ना, या क्रोन्स इलियोसिकल की थिकनिंग है, या वो टीबी के चेंजेस हैं। इसी तरह आप लोकेशन के लिहाज से अपनी ना दिमाग में एक चेक लिस्ट रखें। अगर लेफ्ट में होता है तो लेफ्ट में फिर लेफ्ट इलियक फोसा में डायवर्टिकुलाइटिस, यही चीजें आ जाएंगी। लेकिन एपिप्लॉइक एपेंडिजाइटिस ज्यादातर लेफ्ट में होता है, राइट में मोमेंटल इन्फार्क्ट ज्यादा होते हैं। इस तरह आपने सोचना है। फिर पेल्विस को लगेंगे तो क्या क्या पैथोलॉजीज हैं वो आप सोचें, तो फिर आपको, क्योंकि टॉक्स में बहुत कम टाइम होता है, आपके पास चेक लिस्ट नहीं होगी ना, तो आप वो अटेम्प्ट नहीं कर सकेंगे। तो हर लोकेशन के लिहाज से पैथोलॉजीज का, ये मुझे ये वाली लोकेशन का इमेज लगा रहा है तो इसमें मुझे क्या क्या पैथोलॉजी लगा सकता है, तो आप वो चेक लिस्ट अपने जहन में लाएं। डायवर्टिकुलाई तो नहीं है, नहीं है, नो डायवर्टिकुलाइटिस, उसका भी नंबर हो जाएगा नेगेटिव का, या आप एग्जाम में बोलेंगी तो एग्जामिनर को पता होगा, आपको पता है यार कि व्हाट एम आई लुकिंग फॉर। अ माइंड ओनली सीज व्हाट योर माइंड नोज। जो आपके पास नॉलेज है आप वही चीज देख सकते हैं। जो आपको पता ही नहीं है, सामने अगर हाथी भी खड़ा है, आपको पता ही नहीं है कि हाथी किस तरह दिखता है, तो वो हाथी भी आप मिस कर देंगे बैकग्राउंड में। ठीक हो गया? तो एलिफेंट आपने मिस नहीं करने। चेक लिस्ट अपने जहन में बनाए हर हर रीजन की, और उसी तरह आपको पैथोलॉजीज आएंगी।
नेक्स्ट केस सर इसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि pelvic lipomatosis due to excessive deposition of fat in the pelvis due to overgrowth of adipose cells leading to compression of pelvic organs, यानी adipose cells की overgrowth हो जाती है और deposition हाँ होती है फैट। या काज कोई इडियोपैथिक या कुछ इस तरह वो में पूछा इसकी आवाज आ रही है, म्यूट कर लो। डॉक्टर असरा। जी डॉक्टर माफरा। Okay, I'm presented with the spot image of axial section of CT scan taken at the level of liver and bilateral kidneys. It's in the delayed phase. Here I can appreciate that two loculated fluid collections are noted along the lateral border, right lateral border of the liver, causing underlying adjacent scalloping of it with surrounding soft tissue stranding along with the two loculated collections. Overall, I cannot see any other speck of fluid in the given section in the hepatorenal pouches or in the splenorenal pouches. So this could be pseudomyxoma peritoni, but it's not that high density. So could be just loculated ascites present over here. Next, I can see that the bilateral kidneys appear to be unremarkable. I can appreciate सर यहाँ पे एक calcified lesion है या वो फिर in the नहीं रिब्स हैं नहीं वो सारी। है वो कुछ नहीं है ना। अब आप ये देखें इसकी वॉल, लिवर की वॉल जो है उसमें काफी सही है, स्कैल्पिंग इस तरह नहीं होती है, ये नजर आ रही है लिवर की सारी वॉल, जी उस तरह स्कैल्पिंग नहीं है, मैस इफेक्ट है। फिर आप अगर देखें तो ये आपको फ्लूइड कलेक्शन से लग रहे हैं, जी तो ये जो loculated जगह है ये, हाँ ये इसके लिवर के कैप्सूल की जगह है। इधर आपको दो फ्लूइड के या सब हेपेटिक रीजन है, ओके दो फ्लूइड डेंसिटी एरियाज आ रहे हैं और उसके जी सर इर्द गिर्द आपको पेरिफेरल इनहेंसमेंट पता चली, ये देखें इनहेंस हो रहा है जी और सर मुझे कैप्सूल लगा के था ऊपर सॉफ्ट enhance टिश्यू है कर वो रहा है। encapsulated जी जी इनहेंसमेंट है। हाँ, तो ये अगर कोई ऐसी चीज है जिसका कैप्सूल इनहेंस कर रहा है तो ये क्या बनेगा, तो ये कुछ एब्सेसिस में आ जाएगा कुछ एब्सेसिस सब। है ये। ठीक है, ये सब कैप्सुलर एब्सेसिस है। नेक्स्ट क्या करेंगे, अच्छा सर ये सब कैप्सुलर एब्सेसिस हैं। नेक्स्ट इसमें जो है I'll take the history of the patient. He must be presenting with fever, so I can advise him antibiotics for this abscesses के लिए। Otherwise, if it is causing a greater amount of symptoms, then surgical drainage या aspiration would be the next line of the treatment for this. और साउंड गाइडेड आप उसको ड्रेनिंग करा अल्ट्रासाउंड सकते गाइडेड एस्पिरेशन जी सर। हैं, ठीक है, एस्पायरेशन करा सकते हैं। आप जी देखेंगे, आप डिफरेंशियल जैसे बोल रहे हैं ना, तो आप खुद ही बोल देंगी कि ये पेरिफेरल इनहेंसिंग कलेक्शंस हैं, तो लाइकली एब्सेस आई वुड लाइक टू कोरिलेट विद हिस्ट्री ऑफ फीवर सर वैसे ये एंड इतनी अच्छी वो सी द इनहेंस सीबीसी नहीं करी, मुझे काउंट। लगा था कि सॉफ्ट टिश्यू साइड पे है वो उस तरह से इनहेंस नहीं करी, लेकिन हाँ, ठीक है वही है। यानी आपको बिल्कुल अर्न होने वाली पिक्चर एग्जाम में जिस तरह वो नहीं सर टिपिकल जी मिलता है ना वो चीज। हाँ, और अगर आप उस तरफ जा रही है आपको एग्जामिनर खुद ही गाइड कर देगा, वो खुद ही जी कह सर देगा ठीक है फीवर, और आपको खुद ही ठीक है बोल देना चाहिए। अगर ऐसी इमेज लगे ना तो इस इमेज में आपको एब्सेस बोलना चाहिए, लेकिन डायरेक्ट एब्सेस ना कॉल करें अगर आपको डाउट है। आप कहें अगर ठीक है आप सर पेशेंट को फीवर है, WPC जी सर काउंट ज्यादा है, तो मैं एब्सेस की तरफ सोचूंगी। ठीक हो गया। ठीक है ओके सर। अब इधर भी देखें, इतनी थिक एंड इसकी कैप्सूल है और सर इतनी इसमें हाँ इनहेंस, जी उसमें ठीक है कैप्सूल सब कैप्सूलर है ये वाली ना। सब कैप्सूलर ये एब्सेस है उसकी। बिल्कुल उसके डिफाइंड मार्जिन्स हैं। नेक्स्ट केस ये डॉक्टर नस्मा ने भी दिखाया था। डॉक्टर फातिमा। This is a contrast enhanced CT scan axial slices coronal images in which I can appreciate there is massive ascites is noted involving whole of the abdomen with it is a paired high density ascites. I would like to take the density, and there are multiple nodules are noted along the pleural surface, and
in the subcapsular region. However, I cannot appreciate any pelvic mass. So, based on these imaging finding, it is likely a case of pseudomyxoma peritonei with the pleural metastasis. The cause may be the cause of this high density ascites is likely a previous ovarian carcinoma. Other differential may include mucosal or adenocarcinoma of the appendix. ये क्या And है? और ये क्या है? सर ये बाउल वॉल थिकनिंग है और ये पेरिटोनियल थिकनिंग है, पेरिटोनियल ये क्या है? ये तो सर हेपेटिक मेन्स में, हेपेटिक मेन में थ्रोम्बोसिस आ रहा है और ये आईवीसी। और ये सर स्ट्रक्चर आई क्या है? थिंक सर कॉमन बाइल डक्ट नहीं, which is opening into the duodenum. सर ये तो बाउल वॉल थिकनिंग है और ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम है ना? ड्यूडेनम है। हाँ, तो ड्यूडेनम के इस पार्ट से ये क्या स्ट्रक्चर निकलता है, ये जो मैंने ड्रा किया? पेरिएम्पुलर रीजन और सीबीडी है। हाँ, ये Portal vein एम्पुलर thrombosis. ये क्या होगा? चलो नेक्स्ट स- दिखाओ। जी अब कुछ आइडिया? देखें जरा गौर से सर ये देखें। कोलंजियोकार्सिनोमा है। हेलो। जी जी, ये क्या चीज है? पेनक्रियास विद डायलेटेड बाउल पेनक्रियाटिक वॉल थिकनिंग है, पैंक्रियाटिक डक्ट डायलेटेशन रहती है। यहाँ पे Periampullary mass. डायलेटेशन जी है, जी पेरिएम्पुलर पेरिएम्पुलर। ठीक हो गया। और ये डायलेटेड सीबीडी है, और ये ठीक है डायलेटेड सर, वो है, डायलेटेड गॉल जीबी। ब्लैडर है। ये क्या है इतना बड़ा? ठीक साइन है को सर। क्या कहते हैं क्लिनिकली? सर मुझे डबल डक्ट साइन आ रहा है। क्लिनिकली गॉल ब्लैडर जब पाल्पेबल होता है उसको क्या कहते हैं? मर्फी Of course, मर्फी साइन। नहीं नहीं, मर्फीज तो यार Acute Courvoisier cholecystitis sign. Sir, Sir, Courvoisier sign. क्या? कोरवाइजर ला राइजर साइन। Courvoisier sign. तो ये डिस्टेंडेड, हाँ ये गॉल ब्लैडर है, ये डायलेटेड सिस्टिक डक्ट है। ठीक है सर। और ये ठीक है, और ये पेरिएम्पुलरी रीजन में देखें, ये इनहेंस कर रही है ये चीज, मैस है। नजर आया? ये मैस है, ठीक है। पेरिएम्पुलरी मैस है। इसने सीबीडी को डायलिटेशन भी की है, ऊपर इंट्राहेपेटिक बिलियरी डायलिटेशन है, ये जो मैंने ड्रा की है। ठीक है, ठीक है सर। ऑलरेडी भी डायलेटेड है, बाकी वो पीछे एसाइटीज और वो वो सर तो इसने इतनी मैसिव एसाइटिस शुरू कर दी है या हाँ, वो pseudomyxoma तो चल रही peritonei? है ना बीच में। हाँ, वो तो सीए के साथ होगी जब आगे स्टेज जिंग आगे जाएगी। फिर दूसरी चीज आपने देखी है, ये डबल डक्ट साइन आ रहा है इसमें, पैंक्रियाटिक डक्ट भी डायलेटेड है, पैंक्रियास की एट्रोफी भी है, और पीछे थोड़ा सा आपको सीबीडी और इंट्राहेपेटिक डक्ट भी है कोई मिल रही है। और साथ इसमें एसाइटिस, सीए का पेशेंट है तो सीए में एसाइटिस और वो पेरिटोनियम की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। ठीक हो गया, तो ये क्या था? पेरिएम्पुलरी मैस था कॉजिंग डबल डक्ट साइन। ठीक है सर। ठीक है, थैंक सर इसमें पोर्टल वेन नजर नहीं आ रही, वो पॉइंट आउट कर। ये इस सेक्शन में नहीं दिखाई हुई, ये ना एनाटॉमी आप लोगों को पता चल जानी ओके चाहिए, सर। यानी ये इसको सीबीडी आपने कहना ही कहना है इस सेक्शन में। बाकी हर इमेज में देखें, इधर मुश्किल है ना, एक इमेज लगाइए। एनाटॉमी में गलती कर ली ना कि अगर इसको पोर्टल वेन कह दिया एग्जाम में, और वहां तो मल्टीपल लगी होंगी, इसमें तो कहना मुश्किल है, ऑब्वियसली मैंने केस देखा हुआ है। तो अगर वहां आपने ये इसको पोर्टल वेन कह दिया तो बस समझो कि वो फिल्म आपकी उड़ गई है। तो और जब वो एनाटॉमी में चले जाते हैं ना, फिर आपको डिमोरलाइज भी कर देता है एग्जामिनर, फिर वो आपसे एनाटॉमी में फायदा लेगा, तो आपने उसको उस तरफ नहीं जाने देना। एनाटॉमी आपकी बस इतनी होनी चाहिए कि आपको सीबीडी, पैंक्रियाटिक डक्ट और ये मोटी मोटी चीजों का पता चल जाए, और ये पेरियम वो ठीक है, पेरी
पेरिएम्पलरी रीजन है में मैस है। तो वहाँ आपके पास सारी इमेजिंग होगी, तसल्ली से देखें। अगर ब्लंडर हो भी गया है तो उसको आपके क्या है, टेकिंग माय वर्ड्स बैक, एग्जाम स्ट्रेस में हो भी जाता है। लेकिन अगर आप उस पर स्टिक हो जाएंगे ना गलत एनाटमी पे, फिर कहेगा कि एग्जामिनर कहेगा यार इसने तो कभी ये केस रिपोर्ट ही नहीं किया, क्योंकि ये तो कॉमन केस हैं, पेरिएम्पलरी एडिनोकार्सिनोमा ऑफ पैनक्रियास, ये तो आते रहते हैं। और उसकी स्टेजिंग और वो सारा कुछ आपको आना चाहिए। तो अगर उसमें आप ब्लंडर मारते हैं ना तो एग्जामिनर सोचेगा कि यार ये तो बिल्कुल ही इसने काम ही नहीं किया, और फिर फेल कर। अच्छा, सर इंसिडेंटल पेरिएम्पुलरी एम्पुलरी में फर्क कर सकते हैं हम? मेरे जहन में नहीं है कि कैसे वो फर्क करते हैं, अगर किसी को है तो वो शेयर कर सकते हैं। इसको मैं ना, इसका एक आर्टिकल है वो करके उसकी स्क्रीनशॉट्स आपको लगा लूंगा, तो मेरा भी रिवाइज हो जाएगा और आपका भी, मैं ग्रुप में उसको देख लेंगे, ठीक है। ठीक है सर। आर्टिकल के पॉइंट्स लगा लूंगा। ये राइट इलियक फोसा पेन के साथ पेशेंट आया, इंसिडेंटल फाइंडिंग है इसमें। So this is the CT scan axis slices non-contrast images, which I can appreciate. There is a large cystic lesion is noted involving whole of the pelvic cavity and extending up to the T-abdominal wall with internal calcific foci are noted within it. And there are also some hypodense areas which may be of fat density. And its size is more than 10 centimeter. So it is likely a teratoma with the which is giving the fetus in fetus appearance. And as the size is more than 10 centimeters, so there is a probability of lignin change. So, और इसमें फर्दर इसमें जो है वो रिसेक्शन कराएंगे इसकी। ये क्या है? सर ये प्लेसेंटा है। रिटेन प्लेसेंटा। ये प्रेग्नेंट फीमेल थी और ये प्रेगनेंसी में कराया, लो डोसीडी टू रूल आउट अपेंडिसाइटिस। तो उनको अपेंडिक्स तो नहीं मिला, अपेंडिसाइटिस उनको कुछ और मिला। आप बताएं। ठीक है सर। ये पेशेंट की क्लिनिकल फाइंडिंग, उनको क्वेश्चन रूल आउट नहीं हुआ कि अपेंडिसाइटिस है कि नहीं। अपेंडिक्स जो था वो नॉर्मल था, लेकिन उनको एक इंसिडेंटल चीज मिल गई इसके में, इसी में। this is a gravid uterus with multiple calcific foci are noted in it. However, I cannot appreciate any normal fetal tissue with the सर आई कैन नॉट अप्रिशिएट। सर ये फीटल टिश्यूज हैं, इनकम्प्लीट हाँ मोल। ना, हाँ जी, इनकम्प्लीट मोल नहीं वो तो सेक्शन ऐसा है ना। ये आपको मैं और इजी कर लेता हूँ, चले। ये एक्सियल सेक्शन है ऑफ एब्डोमेन ऑफ द फीटस। ये पीछे आपको स्पाइन नजर आ रही है, जी ये सर जी जी। ये स्पाइन, ये एब्डोमिनल वॉल है। ठीक हो गया। अभी कुछ इसके अंदर कुछ नजर आ रही है पैथोलॉजी? सर इसके अंदर फैट डेंसिटी एरिया मुझे आ रहा है और डबल बबल आ रहा है ये। तो तो ये, ये वो ड्यूटेनल अट्रेसिया। हाँ, ये असल में डबल बबल साइन है सीटी में। ये आपको अल्ट्रासाउंड में मिलेगा, मैं अपनी इमेज शेयर करूंगा, मैंने एक अल्ट्रासाउंड किया था। तो ये क्लासिक वो है, लेकिन मोडेलिटी तो कभी कभी ये तो केस मुश्किल है आपको लगाए, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कभी वो ना कॉमन चीजें अनकॉमन मोडेलिटी में दिखा देंगे। अब ये ड्यूडेनल एट्रीजिया सिटी में दिखा दी है, जो कि बहुत ही यानी अनकॉमन है, 1% से लेस चांस है। कभी कभी वो ऐसी भी इमेज ले आते हैं। तो अगर आप देखें ना तो थोड़ा सा आप जैसे पहले तो आइडिया वो आपको गाइड कर लेगा कि ये प्रेग्नेंट वुमेन है, तो फिर आपने देखना यार इसमें प्रेगनेंसी में मुझे क्या क्या नजर आ रहा है, प्लेसेंटा नजर
नजर आ रहा है। फिर आप फीटल पार्ट में देखें, बाकी इसके हाथ इधर बाजू आपको थोड़े से नजर आ रहे हैं, लेकिन उसको फोकस नहीं किया हुआ। जो फोकस एनाटॉमी है वो फीटल का एब्डोमेन है। पीछे आप Abdomen है। देखें इसकी वर्टिकल डिजाइन। हाँ, फिर एब्डोमेन में देखें क्या है आपको, जो फैट डेंसिटी। फिर सोचें कौन सी ऐसी चीजें थी जिसमें दो सिस्टिक से एरियाज आते हैं। तो कॉमन चीज पहले सोचें। तो कॉमन चीज जो, अगर आपको दो बबल्स नजर आ रहे हैं तो वो होगा, और Dysgenesis उसके साथ एसोसिएटेड हाँ पॉलीहाइड्रोमनियाज भी होगा। तो इसका अगर आप देखें, ये सारा का सारा पॉलीहाइड्रोमनियाज भी है इसको। जी सर। एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये क्लू आपने लेना है, इस तरह आपने ना सिस्टेमिकली करना है। तो कॉमन चीजें आपके पास अगर टाइम होता है ना, तो अगर आप जो भी केस, कॉमन केस भी आप टॉपिक, कोई कॉमन टॉपिक भी पढ़ते हैं, तो उसको आप अनकॉमन मोडेलिटी में भी देख लें। स्पेशली अल्ट्रासाउंड लगा देते हैं, तो आप लोगों को ज्यादातर तो सिटीज और उनमें हो रहा है ना काम। अभी मैं पेरिफेरी में काम कर रहा हूँ, तो मैंने सारी चीजें डायग्नोज उसमें की हैं। तो यानी रेजिडेंसी में मुझे ये चीजें नहीं आती थी। अब यहाँ मोडेलिटी चूंकि अल्ट्रासाउंड में है, तो डायवर्टिकुलाइटिस भी आपने अल्ट्रासाउंड में देना है। आपने एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द स्टमक भी अल्ट्रासाउंड में पकड़ना है। कोलोन का भी कोई कैंसर है तो वो भी आपने कोशिश करनी मैक्सिमम। तो आपको ये सारी चीजें जो कॉमन पैथोलॉजीज है, जैसे डायवर्टिकुलाइटिस, आपको अल्ट्रासाउंड में आना चाहिए कि अल्ट्रासाउंड में कैसे लगेगा। ठीक हो गया। तो अनकॉमन मेजॉरिटीज में कॉमन चीजें आपको आनी चाहिए। केस नंबर 9। डॉक्टर बुशरा। Assalamualaikum. I'm presented with contrast on CT abdomen axial image at the lower pole of liver, in which I can appreciate a low density, well circumscribed peripherally enhancing region in the lower margin of the liver, and there is another small cystic area adjacent to this lesion. It क्लू could be गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर। gallbladder. आप बताएं। म्यूकस। सर उसके फाइंडिंग साथ बताएं। वाली जो सिस्टिक एरिया है वो कंफ्यूज। गॉल ब्लैडर में क्या मिल रहा है आपको? गॉल ब्लैडर में गॉल ब्लैडर डिस्टेंडेड है, ओवर डिस्टेंडेड है, वॉल्स इंटेक्ट है, और या सर इसमें ये एसिमेट्रिक फंडल वॉल्स कितने? परफोरेशन, ये क्या है? इंटरप्टेड वॉल, वो फंडल रीजनल मैस है, इनहांसिंग मैस इनहैंसिंग मैस है, ठीक है। मैस। इंटरप्शन उसके अंदर नहीं है, आगे शायद सीबीडी या सिस्टिक डक्ट उसकी निकल रही है। वॉल्स इंटैक्ट है। ये देखिए इधर, ये भी सारी वॉल इंटैक्ट है। सर पूरी फिर ये वॉल आप अप्रिशिएट हो रही जी है। थोड़ा मुझे सा इसके इनहेंसमेंट हो पीछे सकता है, थोड़ा इधर सा भी लग कुछ रहा है। तो यहाँ इनहेंसिंग वॉल है, और हाँ, है। वो बस एक इमेज होती है तो उसमें आप बोल दें, आपको एग्जामिनर गाइड कर देगा। तो ये मोस्ट लाइकली क्या हो गया? ठीक है। डिस्टेंडेड गॉल ब्लैडर विद एसिमेट्रिकल थिकनिंग। क्या हो गया? इसमें गॉल ब्लैडर सी भी हो सकता है, फोकल एडिनोमायोसिस भी हो सकता मोस्ट लाइकली सी है। है। अब बताएं। ये सेकंड केस है या वही बस? सेम केस, सेम केस। इसमें अभी गॉल ब्लैडर नहीं दिखा रहा। these are sagittal and axial image of the abdomen at the level of umbilicus. Axial image is taken at the site of umbilicus, in which enhancing region is seen at the site of umbilicus. This sister, ये मेटास्टेटिक लीजन है। हाँ हाँ, बोलें मुझे क्या बोला? वो उस नोड्यूल का नाम भूल गया। जोसेफ कौन सिस्टर किया? मैरी जोसेफ। मैरी सिस्टर जोसेफ जोसेफ जोसेफ। मैरी नोड्यूल। सिस्टर जोसेफ मैरी नड्यूल होता है ये। और इसकी जो कॉज थी वो एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द वो था ऑफ गॉल गॉल ब्लैडर, ब्लैडर। ठीक है। एनहांसिंग मैस में लग रहा है। इसमें एक और नोड्यूल था, वो मैंने नहीं दिखाया, शायद ये था।
पेरिटोनियम में भी एक नोड्यूल पड़ा था, मेटास्टेटिक डिपॉजिट्स। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि सिस्टर मेरी जोसेफ नोड्यूल ये क्या होता है, क्यों होता है और किन ट्यूमर्स में होता है? किसी को याद है ठीक है। सर क्या, तो क्यों और किधर? एडिनोकार्सिनोमा ऑफ नहीं, द गॉल ब्लैडर में होता है, और आई थिंक सो गैस्ट्रिक स्टमक में में होता है, और ओवेरियन सी है। हाँ, इंट्रा एब्डोमिनल एडिनोकार्सिनोमास में ना ये होता है। और स्टमक, ओवरी, कोलोन, पैंक्रियास, रेयरली गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर के साथ रेयर होता है, इसमें रेयरली ये फीचर था। तो सही है, शाबाश, आपने पिक कर लिया। केस नंबर 10। ये लास्ट लेक्चर जिसने मुझे लिया था उसमें मैंने बताया भी था ये वही केस। contrast on CT abdomen, axial sections at the level of eyelid blades, in which I can appreciate heterogeneously enhancing lesion in the interior abdomen. It is separate from the mm, gut loops, and एक तो सर हर्निया नहीं, इलियोस्टमी है। हाँ, इलियोस्टमी भी है। कंक्लूड। It could be desmoid. डेस्मॉइड ट्यूमर और इलियोस्टमी में कुछ है? जो सिंड्रोम्स हैं, काउडन सिंड्रोम, उसमें पोलिपोसिस की वजह से फेमिलियल फेमिलियल पॉलीपोसिस की वजह से इन्होंने, फैप की वजह कोलेक्टमी से हुई, इसका, उसकी वजह हाँ, से कोलेक्टमी इलियोस्टमी। हुई थी। हाँ, और उसकी वजह से इलियोस्टमी बनी हुई है इधर ये। और जी, ये जो था ये सारा डेस्मॉइड ट्यूमर है ये डेस्मॉइड। सारा। हाँ, इसको अगर आप देखेंगे तो नॉन कॉन्ट्रास्ट में ये आइसो एटीन्यूएटिंग ऑफ द मसल होगा, और इसमें हेट्रोजीनसी इनहेंसमेंट आ रही है। और इसके साथ एसोसिएटेड जो सिंड्रोम, गार्डनर सिंड्रोम, डोप डोप उन्होंने बोला था ना, किसी ने ग्रुप में लिखा था, डोप से क्या बनता है? गार्डनर सिंड्रोम में क्या क्या आते हैं? डी से क्या होता है? गार्डनर में पोलिप्स होते डेस्मॉइड, हैं सर, डोप है ओस्टियोमास, ना, डीओपी। एपिडर्म और डेस्मॉइड। डेस्मॉइड, डेस्मॉइड डी से, ओस्टियोमस, पेपिलरी कार्सिनोमा एंड एपेंडाइमल सिस्ट। डी से डेस्मॉइड, ओ से ऑस्टियोमास, पी से पोलिप्स, मल्टीपल पोलिप्स। polyps, और ई से क्या था? एपिडिडमल, एपिडर्मॉइड। एपिडर्माइड्स। एपिडर्मॉइड। ठीक हो गया। तो ये आपने याद रखने लें। शाबाश, गुड अटेम्प्ट। थैंक यू। नेक्स्ट केस। डॉक्टर आयशा। डॉक्टर आयशा अत्तर। Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। This is I am provided with the selected contrast enhanced CT scan abdomen. Here I can appreciate it well encapsulated, then encapsulated lesion giving target sign appearance seems like intussusception. With a well-defined fat attenuation like cystic area is seen in the right upper abdomen. Having nodular wall, slightly nodular wall, mesenteric surrounding mesenteric thickening with surrounding mesenteric thickening, and few internal कुछ मुझे वो मेम्ब्रेन्स भी नजर आ रही हैं,
डिहाइड्रेटेड सिस्ट भी हो सकती है या डर्माइड भी हो सकती है? सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन कहते हैं। आपने पहले उसमें डायग्नोज कर लिया था, इसमें आपने कहा था कि ये इंटरसेप्शन है, और ये दूसरी ओके, इमेज वो में लीडिंग पॉइंट था। लीडिंग ये लीडिंग है। लाइपोमा मेजॉरिटी इसमें थोड़े से लाइपोमा। लेकिन फैट है, ये लाइपोमा है। एडल्ट में ओके, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है मोस्ट कॉमन कॉज इंटरसेप्शन लीडिंग की लाइपोमा होगी। ठीक है, ये लाइपोमा और ये इंटरसेप्शन दो सेक्शन में आपको ये दिखाया, ये सारा इंटरसेप्शन है, ये सारा बाउल विद इन द बाउल, और इसकी लीडिंग कॉज जो है वो लाइपोमा। हाँ, तो आपने तो इंटरसेप्शन देख लिया। ये भी डॉक्टर नजम के पास एक केस लगा हुआ है, तो उसमें बच्चा है, उसके साथ कोई सी है मेरे ख्याल से, कोई मैस है जो कि इंटरसेप्शन कॉज कर रहा है। तो आपने सिर्फ इंटरसेप्शन पे वो नहीं देखना, आपने फिर उसकी कॉज ढूंढनी है। तो उसका एडजेसेंट में इस तरह मैस पड़ा होगा, रिकंस्ट्रक्टेड इमेजेस भी देखें, कोरोनल भी देखें, सजिटल भी देखें, आपको मिल जाएंगे। इसमें तो बड़ा प्यारा आपको नजर आ रहा है। तो वेन एवर यू फाइंड यस सर। इंटरसेप्शन, लुक फॉर इट्स लीडिंग पॉइंट एंड इट्स कॉज। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट कैंडिडेट। डॉक्टर आशा, ये भी आप है? Sir, I am provided with the selected coronal image of the CT scan abdomen. Here I can see multiple air locules are seen within the wall, within lumen as well as the wall of the gut loop. Air, sorry, I'm sorry अगर मैं सर मैं ये ले लूं? ले ले। Sir, this is a single reformate image of the CT lung window in which I can appreciate there are multiple intramural pockets of air are seen involving the gut loops, large gut loops, and as well as small gut loops. I can furthermore appreciate multiple branching air lucencies seen in the liver, suggesting portovenous gas. The curvilinear air pockets are suggesting pneumatosis intestinalis. I can furthermore appreciate air lucency seen at the region of the veins, so feature veins as well as arteries. I would confirm my findings on contrast enhanced images. So features are consistent with either mesenteric ischemia due to arterial or venous occlusion with the complications of portal venous gas as well as pneumatosis intestinalis. सही। आर्टीरियल और वीनस बॉल थिकनिंग ड्यू टू इस्कीमिया, दोनों में क्या फर्क होता है? सर आर्टीरियल में ही ज्यादातर इस्कीमिक चेंजेस होती हैं, पोर्टल वेनस तो बहुत देर में जाके इस्कीमिया काज करता है। और बॉल थिकनिंग कैसी होगी, आर्टीरियल में कैसी होगी और वीनस में कैसी होगी? आर्टीरियल में वॉल थिकनिंग विद नो एनहांसमेंट। अच्छा, और आर्टीरियल में थिन वॉल होती है और वीनस में थिक होती है ड्यू टू कंजेशन। हाँ, ये एक पॉइंट आपने याद रखना। ठीक है, जी सर। पेपर थिन वॉल आर्टीरियल एक्लूजन में जो वॉल होती है वो पेपर थिन हो जाती है, और वीनस में चूंकि पीछे कंजेशन होती है, आर्टीरियल सप्लाई तो आ रही है, वीनस की थ्रोम्बोसिस है, वीनस ड्रेनेज नहीं है, तो पीछे इंगोर्जमेंट और वो क्या कहते हैं एडिमेटस थिक वॉल्ड होती है। तो ये वीनस और आर्टीरियल को आप ऐसे भी कर सकते हैं डिफरेंशिएट, फिर आप उसकी कॉज ढूंढेंगे। मेसेंटेरिक आर्टरी को आप ट्रेस करें, उसमें आपको थ्रोम्बस मिलेगा, और मेसेंटेरिक वेन में आप देखें कि कहीं कोई सर आपको क्लॉट नहीं। ठीक हो गया। तो ये क्लिनिकल भी आपने फिर इसके साथ पूछना पड़ता है कि आप इसमें ल्यूकोसाइटोसिस और लैक्टिक एसिडोसिस, लैक्टिक एसिड इसमें ज्यादा हो जाता है, तो ये भी आपने क्लिनिकल इसमें देख लेना है। ठीक है, और ट्रीटमेंट जो होगी वो सर्जिकल भी जाके वो कर सकते हैं, अगर इस्कीमिया हो गया तो उसको रिसेक्ट करेंगे, या एंडोवेस्कुलर ऑप्शन भी होती है, और साथ
उसकी थ्रोम्बोलाइसिस भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कॉज और सिविरिटी ऑफ द डिजीज। नेक्स्ट केस, डॉक्टर ये तो साइमा। इसने ईआर में काम किया, उसने देखा होगा सीटी में। डॉक्टर साइमा। So I'm provided with multiple exercises at the level of the abdomen pelvis in which I can appreciate uh, there is intimal flap is appreciated at the level of the bilateral iliac arteries in the lower section with more contrast enhancement of the true lumen and less enhancement of the false lumen. I would like नहीं to नहीं, see the upper images. Yes, वो नहीं है, okay. आर्टरीज ठीक है, Other arteries. एथेरोस्क्लेरोसिस है। Okay, so other findings. Okay, the bowel, I can appreciate mild uh, wall thickening is appreciated within the large bowel along the in the right iliac fossa with the mild surrounding fat trending. If this patient is presenting with bleed, this could be cause of angiodysplasia. I can also appreciate some enhancing vessels in the wall of the other bowel loop as well in the mid of the provided section. हाँ, अच्छी आपकी थिंकिंग है, ठीक है। ये पेशेंट एब्डोमिनल पेन के साथ आई थी और थोड़ा सा स्ट्रीक ऑफ ब्लीड था उसको उसमें, Per rectal loop. हाँ पर रेक्टम में। इसमें आपको कॉज का पता चल रहा है? सर इसमें ये मेसेंटेरिक जो वेसल्स हैं और जो वॉल में है वॉल ऑफ द बाउल में उसमें जो है ना वो इंक्रीज है, इस वजह से एंजियोडिस्प्लेजिया इसका डायग्नोसिस बनता ये क्या है, ये है। ये सर यही है फाइंडिंग। तो ये इनहेंसिंग एरिया आ रहा है, वॉल थिकनिंग है और उसके अंदर जो है ना वो इनहेंसमेंट आ रही है। ये क्या चीज है ये जो है? तो ये डाइवर्टिकुला हाँ, जी ये सर एंजियोडिस्प्लेजिया डाइवर्टिकुला। नहीं था, एंजियोडिस्प्लेजिया इसके डिफरेंशियल में आएगा, आपकी ओके थिंकिंग ठीक है, आप इसके पास ही है। लेकिन इसकी जो कॉज थी वो डाइवर्टिकुला था, और डाइवर्टिकुला। डाइवर्टिकुला के अंदर वेसल ब्लीड कर गई है, तो ये ओके डाइवर्टिकुला ब्लीड कर गया है, उसकी वजह से ये वो था। एंजियोडिस्प्लेजिया इज अ गुड डिफरेंशियल। और फिर आप उस पर नॉन कॉन्ट्रास्ट स्कैन भी देखेंगे इन केसेस में। यस नॉन सर एक्टिव। कॉन्ट्रास्ट, हाँ कॉन्ट्रास्ट और फिर डिलेट में वो उसकी पुलिंग ज्यादा होगी, तो आपको वो एक्टिव एरिया नजर आ जाएगा। तो दिस इज द डाइवर्टिकुलर ब्लीडिंग। ओके गुड पिकअप, शाबाश। चलो ये इसमें टोक्स में तो लगा ही होता है ये वाला केस। Number wait. अच्छा, I am provided with the spot vision of the stereosepingogram. In which I can appreciate there is a dilatation of the left-sided fallopian tube, and no split of the contrast is seen on the left side. And on the right side, I can appreciate that the fallopian tube is not opacified, rather the parameter veins are opacified, and no spillage of the contrast is seen on either side. The findings are likely in favor of right-sided block tube and the left-sided hydrosalpine. Further, further, I would like to correlate with the ultrasound finding of this patient and correlate the history of any fever and the pelvic inflammatory disease and infertility. सारा आपने सही बताया। ये क्या है? इससे ये venous intravasion हो रही है। हाँ, इसके पॉइंट्स असली इसके थे, एक्सीलेंट सर में मैंने जाना बोला था जी। बोला था। अच्छा चलो, जी मुझसे मिस हो गया, मैंने साथ वो पेरियम्पुलरी वाला आर्टिकल भी खोला था। तो ठीक है, फिर एक्सीलेंट आपका इस फिल्म में आएगा। ठीक हो गया, इंट्रावेजेशन है और विद ट्यूबल ब्लॉकेज ऑन द ब्लॉकेज। लेफ्ट। जब ट्यूबल ब्लॉकेज होती है तो इंट्रावेजेशन का चांस ज्यादा हो जाता है। जी सर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है उसकी वजह से इंक्रीज। हाँ, और रेयर कॉम्प्लिकेशन ऑफ द इंट्रावेजेशन इज द इम्बोलस। पल्मोनरी यस इम्बोलस सर। भी होता है, वेरी रेयर एंड फेटल। चले डॉक्टर आखिरी सादिया जो साहब। जी सर।
This is a single image of the CT abdomen axial view in which I can appreciate curvilinear air foci is seen in the intramural part of the stomach. I can also furthermore appreciate fluid signals lesion anterior to the liver. So features are consistent with emphysematous gastritis. As this is an emergency, I would inform my findings to the surgical team for further management of this patient. अच्छा, तो ये क्या है? ये fluid collection है, likely due to rupture. Kidneys are also hypodense. ये So पेशेंट this था नॉन केस ऑफ लाइपोसार्कोमा ऑफ द लेग, तो फिर इसको क्या आप सोचेंगे? ये liposarcoma of what? लेग, टांग का, फीमर, अच्छा, फीमर में नहीं था। तो ये इंसिडेंटल फाइंडिंग थी कि ये इधर आपको बावल वॉल में एयर मिल रही है, ठीक है। yes. और उसके साथ ये जो थे ये मेटास्टेटिक डिपॉजिट्स थी, नॉन कॉन्ट्रास्ट है। Okay. तो एम्फाइसीमेटस जो आप कह रही है ना, गैस्ट्राइटिस, गैस इन द Yes. बावल के लंबी काज होती है। आपको क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट इसका पता होना चाहिए पेशेंट का, मोस्ट इम्पोर्टेंटली, ठीक है। अगर पेशेंट डिटेरिएट हो रहा है, उसका फीवर है और इस तरह के कोई इन्फेक्टिव कॉजेज हैं, तो आप एम्फाइसीमेटस गैस्ट्राइटिस उसमें टॉप पे रखेंगे। लेकिन एक पहले से इल पेशेंट है, ठीक है, और उसको उस पे आपको इंसिडेंटल फाइंडिंग मिल रही है, तो ये रीजन इसकी हो सकती है कि हो सकता है कि जो इसको बार बार एनजी ट्यूब इस पेशेंट को पास हुआ, उस एनजी ट्यूब की वजह से इसका जो मेम्ब्रेन होती है वो स्लफ ऑफ हो जाती है, और उधर अंदर एयर कलेक्ट, उसके जो वॉल होती है उसमें एयर कलेक्ट हो सकती है। तो ये बिनाइन बिनाइन भी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है कि इंक्रीज्ड इंट्राल्यूमिनल प्रेशर, जैसे एंडोस्कोपी, ओवर ईटिंग, तो इसकी मल्टीपल कॉजेज है। आपने उसमें गैस्ट्रिक अल्सर, परफोरेटेड गैस्ट्रिक अल्सर में भी हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज इसकी अगर आपको रियल लाइफ में मिलेंगी ना, वो बिनाइन मिलेंगी। जब आपने उसको एम्फाइसीमेटस लेवल करना है तो आप क्या करेंगे, क्लिनिशियन को फोन करेंगे या जिसने हिस्ट्री ली उससे पूछेंगे कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। एम्फाइसीमेटस गैस्ट्राइटिस में पेशेंट बहुत सिक होगा, इन्फ्लेमेटरी मार्कर ज्यादा होंगे और वो ज्यादा क्रिटिकल स्टेज है, ठीक है। तो आपको दोनों का पता होना चाहिए कि आपको क्लिनिकल प्रेजेंटेशन का पता होना चाहिए, वो आपको डिफरेंशिएट करता है। जैसे इसमें इसने लिखा है ना कि गैस्ट्रिक एम्फाइसीमा इज मोर कॉमन देन द एम्फाइसीमेटस गैस्ट्राइटिस, क्योंकि गैस्ट्रिक एम्फाइसीमा बिनाइन भी हो सकता है, मोस्टली बिनाइन होता है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हेल्प्स इन द डिफरेंशिएटिंग द टू, तो दोनों मिमिकर होते हैं। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन आपने कि बिनाइन है या कोई चीज ये सीरियस है, क्योंकि एम्फाइसीमेटस गैस्ट्राइटिस का मतलब क्या है, गैस फॉर्मिंग बैक्टीरिया है स्टमक वॉल में, ये इमरजेंसी है। और उसके अलावा बिनाइन कॉज हो गई यार, वॉमिटिंग की वजह से हो गई, एनजी सर ट्यूब एक पास बात की मुझे वजह से बताएं, हो गई। हाँ, ये बिनाइन काज में पेशेंट की हम क्यों सीटी करवाएंगे सर? वो क्रिटिकल कंडीशन में ही होगा तो हम उसकी सीटी हमने करवाएंगे। सीटी उसके लिए नहीं कराया ना, हमने सीटी तो उसको नॉन, वो बंदा क्रिटिकल था लेकिन एम्फाइसीमेटस गैस्ट्राइटिस की वजह से नहीं सीटी कराया। इसको अच्छा, देखें इधर आपको मैसेज मिल रहे हैं, ये नॉन उसका और था, सर मुझे एक बात इंसिडेंटल बताएं, फाइंडिंग। एनजी ट्यूब में हाँ, इतनी एडवांस इंट्राम्यूरल एयर आएगी पूरे जिसने सराउंड किया हो स्टमक? रिपीटेड एनजी ट्यूब्स लगती हैं क्रिटिकल पेशेंट को ना, तो उसकी वजह हाँ, से जो उसका म्यूकोजा होता है वो डैमेज होता है। ये नहीं है कि एक एनजी ट्यूब डाली तो बन गया। ये बंदा अच्छा, क्रिटिकल था, इसको पता नहीं कितनी दफा ये अस्पताल आया है, सही समझ है आ गई। हाँ हाँ, वन ऑफ सर। द कॉज है। तो ये डिफरेंस बता दे हाँ गैस्ट्रिक एम्फाइसीमा और एम्फाइसीमेटिक हाँ, गैस्ट्राइटिस नहीं का। कर सकते ना, क्लिनिकल पिक्चर में कर सकते हैं। इसमें आप एम्फाइसीमेटस कह देंगे तो आपको एग्जामिनर फेल नहीं करेगा, एग्जामिनर आपको पास ही करेगा। लेकिन आपको बिनाइन का भी पता होना चाहिए कि बिनाइन कॉज भी हो सकती है। ठीक हो गया। फिर दोनों में तो वॉल भी सर इन्वॉल्व पहले होंगी तो है ना, हम एक फिर सिर्फ द और कोरिलेट वॉल दोनों में करेंगे ना इन्वॉल्व होती है। क्या कह रही है? सर? पहले तो हम फिर इसको कोरिलेट करेंगे हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, इफ हाँ द पेशेंट इज सिक देन हाँ
the diagnosis would be emphysematous gastritis. If it is हाँ, और not टॉप acutely पे आप sick, टॉप पे आप ये रखेंगे। और इस सिनारियो में भी आप अगर सीटी कराया हुआ है और सीटी इसका लगाया हुआ है तो मोस्ट लाइकली ये एम्फाइजेमेटस गैस्ट्राइटिस आपको दिखा रहे हैं। टॉप पे ये yes, रखेंगे। ये इसलिए प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने दिखाया था क्योंकि बहुत टाइप में ये आता है। हमारा एक्सपीरियंस बॉडी yes, इमेजिंग में ज्यादा है शिफा में, तो मोस्टली जो आते थे ना वो एम्फाइजेमेटस नहीं निकलते थे गैस्ट्राइटिस, उनकी कॉज बिनाइन होती थी। तो जब अगर लेकिन एग्जाम में लगेगा तो एग्जाम में मोस्ट लाइकली एम्फाइजेमेटस गैस्ट्राइटिस के साथ ही लगाएंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि दो एंटिटीज होती हैं। एग्जामिनर भी पूछ सकते हैं, नॉर्मल भी हो सकता है, पेशेंट बिल्कुल ठीक है उसको हो गया, ये भी कर सकते हैं, या उसको वॉमिटिंग के एपिसोड से या ओवर ईटिंग करता था उसके बाद हो गया, फिर आप क्या सोचेंगे, इस तरह करके एग्जामिनर पूछ सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये आपको केस दिखाया। ठीक है, चलो जी, yes, sir. लास्ट केस है। These are two images of the CT examination at the region of the pelvis. I can appreciate a large irregular lobulated heterogeneous density mass lesion is seen that is arising from the pelvis and going upward, reaching up to the abdominal wall. It has a heterogeneous areas of enhancement as well as a few calcific foci seen within it. It is abutting the anterior abdominal wall anteriorly and causing displacement of the bowel loops laterally, and posteriorly it is reaching up to the region of the sacrum. So I would correlate, I would review the rest of the images to look for the epicenter of the mass lesion. Either this is arising from the sacrum or any retroperitoneum. ये दोनों एडनेक्सल मैसेज थे। अब काफी इमेजेस अगर लगेंगी तो मैं आपको बता बायलैटरल एडनेक्सल मैसेज। So the differentials of bilateral adnexal masses. First differential would be that of a Krukenberg tumor. Either this is arising from the GI carcinoma, likely gastric carcinoma. Other differential include metastatic disease. So in this provided image of these provided images of the contrast enhanced CT examination at the level of the liver, I can appreciate a large thickened bowel loop is seen with enhancement and thickening of the bowel loop with marked luminal narrowing. So features अंडर डिस्टेंडेड स्टमक है, अंडर डिस्टेंडेड stomach. Acha, okay. है। This is very narrow and under distending stomach, causing marked luminal narrowing and thickening of the stomach. स्टमक ठीक है, थिकनिंग अंडर डिस्टेंशन की वजह से। अच्छा, और कुछ? और दो इमेजेस लगाई हैं, देखे मैंने, दोनों में एक चीज दिखा रहा हूँ। स्टमक ठीक है। ये जो पैंक्रियाटिक टेल में हाइपोटेंस लीजन आ रहा है, कुड बी पैंक्रियाटिक सीए ऑफ द टेल, क्योंकि ये एनहांस नहीं कर रहा। हाँ, और इसके पीछे ये सेकंड में तो पैंक्रियाटिक इनहेंस कर जी, डायलेटेड पैंक्रियाटिक डक्ट। तो ये पैंक्रियाटिक, ये एडिनोकार्सिनोमा म्यूसिनस टाइप ऑफ द पैनक्रियास था। तो ये क्रूकनबर्ग ट्यूमर, आपने सही बताया, क्रूकनबर्ग ट्यूमर्स थे। अच्छा, ये दूसरा केस है जिसमें स्टमक में थिकनिंग है, ये एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द स्टमक है जो आप ढूंढ रही थी ये, और उसके साथ ये बायलैटरल एडनेक्सल मैसेज थे और ये फ्लूइड है। तो ये क्रूकनबर्ग ट्यूमर है। लेकिन ये जो पिछला केस है उसमें पैनक्रियाटिक मैस के साथ भी क्रूकनबर्ग ट्यूमर्स आ सकते हैं और ये लार्ज एडनेक्सल मैसेज के साथ ये प्रेजेंट करता है।
बस यही केसेस थे आज के लिए। होपफुली आप थैंक यू सो लोगों को मच सर, फायदा होगा। बहुत अच्छी क्लास थी। थैंक यू सर। Thank you, sir. आप लोग आपस में वो डिसाइड कर लें कि संडे को ना, किसी संडे कौन कितने संडे तो एक ही दो रह गए, तो किसी संडे को एक्सटेंसिव क्लास होगी जिसमें एग्जाम केसेस और फिल्में होंगी। इस तरह नहीं होगा, ये तो रेडियोपीडिया की केसेस है ना, और वो फिल्में होंगी जो एग्जाम में आपके गई हुई है लाहौर के और उस तरह के। तो वो कलेक्शन में कोशिश कर रहा हूँ ला के आप लोगों का एक मैराथन करा दूँ। तो आप लोगों का ही फायदा है, हमारा तो कोई फायदा नहीं है इसमें। फिर इसी संडे कर Sir, लें इसी सर। संडे तो इस संडे को आप लोग रखें, अपने मैक्सिमम कैंडिडेट्स को करें ना, ताकि मैक्सिमम लोगों का फायदा और ज्यादा से ज्यादा पास हो। तो मुझे तो शौक है, मैं मोटिवेटेड भी रहता हूँ पढ़ाने के लिए। नेट का इशू सर हो इस गया तो संडे वहां कर से भी लें, पढ़ा लेकिन सकते हैं। हाँ एक्सक्यूज मी सर, इस संडे कर लीजिएगा, लेकिन टाइम जो है ना वो आफ्टर 3 PM रखिएगा, क्योंकि हम लोगों ने ना नहीं, एक वो RSP ने अरेंज किया हुआ संडे को आई गेस, अच्छा अच्छा तो वो मॉर्निंग में 11 to 2 है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, शाम को डॉक्टर शारिक की क्लासेस भी दोबारा स्टार्ट हो रही है नेक्स्ट संडे, कमिंग संडे, तो वो भी स्टार्ट होगा, वो भी इंक्लूडेड होगा। वो कितने बजे स्टार्ट होती है? डॉक्टर शारिक ने फर्स्ट से स्टार्ट करनी है, ये जो इनका कैंडिडेट्स का मिस हुआ था 1st से 10th तक उनकी है, तो वो शायद मोस्ट लाइकली इवनिंग में लेंगे। तो RSP भी इस संडे को होगा और शारिक साहब की भी होगी, तो फिर आप नेक्स्ट संडे को रख लें। नहीं देख लें डॉक्टर आप निजामा लोग जी, सारे नहीं आपस नहीं में डॉक्टर डिसाइड कर सारिक लें। 7 बजे है। संडे सर को इसी लेनी है क्लास। संडे को रख ले सर। सर सर डॉक्टर आप के पास बहुत देर हो जाएगी, 1st तो to इसी संडे 10 है को रख डॉक्टर लें शारिक डॉक्टर। की। सर इसी सर संडे आप 5 to शारिक की क्लास अब कोई नहीं लेगा। नहीं डॉक्टर सादिया सर वो काफी अब लोग 9 ले बजे रहे हैं, होगी। आप 5 to 7 ले लेकिन लें। शारी की क्लास 7 to 9 है बस ग्रुप में शाम आप सारे सर 5 डिस्कस to कर 7 लें कर और लें। कर लें। क्योंकि संडे ही चाहिए होगा, क्योंकि वो जो दूसरे मेरे साथी हैं ना, वो सर RSP सर का फेलोशिप कर नेक्स्ट रहे हैं और ये वो रख कोई लें छुट्टी नहीं सर, मांग यू एक्सक्यूज मी डिसाइड। सर, आप काइंडली इसी संडे अरेंज करवा दें, 5 to 7 विल बी ओके। जी चलो सर। ठीक है, 5 to 7। एक क्लास आप लोगों की मिस होगी, ये तकरीबन 6 घंटे चलेगी वो क्लास, क्योंकि सर उसमें आप 6 नेक्स्ट 6 संडे to सिस्टम है। रखें तो 7 कर लें। मॉर्निंग की टाइम रख लें, मॉर्निंग में रख लें, फिर कंटिन्यूस पढ़ना भी आसान होता है सुबह के टाइम। मॉर्निंग में कर लें फिर। नेक्स्ट संडे कर लें, RSP से अगले संडे रख लें। RSP से अगले संडे कौन पहले से सी पता डेट आ होगा तो रही है? सब लोग रिजर्व रख लेंगे अपना संडे उस तो। संडे सर संडे नेक्स्ट संडे मॉर्निंग एग्जाम को कर लें। एग्जाम नहीं है? सर नहीं 11th है ना उस संडे को, मेरे ख्याल से, या 12th है, तो ठीक है वो वाला संडे। 8 है। 12th है, 12th है, 12th नहीं, नवंबर। अक्टूबर आ रहा है, एक मिनट, नवंबर। सर 12th नवंबर है उस दिन ना, तो 12 है, 6 days बिफोर ठीक है। एग्जाम है, ठीक है। 12 नवंबर को रख देते हैं, ठीक है। डन। तो जरा मैराथन होगी और वो आपको इंशाल्लाह उसका बहुत फायदा होगा। तो चलें, सही है, ठीक है। उसके अलावा भी जी क्लासेस रख सकते हैं, तो मुझे बता दिया करें जो भी टाइमिंग हो ना, तो मैं, या कोई टॉपिक या कोई सिस्टम आप लोगों को चाहिए सर अभी आप फ्री हैं तो तो मैं आप बता दूँ। इसी वीक सर में आप सारी डेली भी लग क्लासेस ले सकते हैं। लें। मैं फ्री डेली हूँ, ले लें। सर तकरीबन ये फिर अभी इस मेरी वीक में वो आ रही है, इस वीक में 3 डेली दिन तो क्लासेस ले हमारी वो है लें ना, सिस्टम डेली, वाइज। हाँ डेली भी ले सकते हैं। सर चलो प्लीज ठीक है, CNS और आप लोग चेस्ट का बताएं कर और लें मैं जरा। CNS, चेस्ट, GI, GU और मिसलेनियस। सर 5 दिन हमारी सिस्टम वाइज ले लें, वाइवा से। यस चलो सर। ठीक है, जी सर, कल थैंक यू CNS सर। और वो ले लूँ। चलो सही है, यस सर। एक सिस्टम करता हूँ सर डेली, ठीक है CNS का ठीक तो है। हो गया है आपका। अच्छा, कोई GI और सिस्टम GU कर ले, लेता हूँ, हाँ होता है। GU ले ले सर। GI GU है, ठीक है, GI के तो आज भी जी दिखाएंगे, भी कल करवा दें क्लास GI GU जी वो भी ले सर, लेंगे। GI GU और फिर मिसलेनियस नेक्स्ट। ओके ओके, ठीक है। थैंक यू सर। कोई कह रहा था टोक्स का, तो टोक्स में भी यही चीजें होती हैं। टोक्स का उस दिन देखते हैं, टोक्स का भी कुछ करेंगे संडे वाले दिन। तो थैंक यू टोक्स सर। के लिए फिर मुझे वो सारी इमेजेस बनाना, फिर वो सारा सीन करना पड़ेगा। चलें, सारे टोक्स टोक्स कह रहे हैं, तो यस टोक्स का सर, भी देख टॉप लेता हूँ। टिप। ठीक यस है सर। ठीक। इमेजेस यही होती हैं, बस उसमें क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं, तो वो मैं बताता भी रहता हूँ। ठीक है, टोक्स ठीक। के लिए भी वो करते हैं। ओके, थैंक थैंक यू यू, सो अल्लाह मच हाफिज। सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।